वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ये बैच नया लाइव बैच है। इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2027 में एग्ज़ाम देना है। जी हाँ, जिनके भी एग्ज़ाम्स 2027 में सीए इंटरमीडिएट के होने हैं उनके लिए आज हम कॉस्टिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 20th से एफएम का भी बैच स्टार्ट होगा इवनिंग में। कॉस्टिंग मॉर्निंग में चलेगी, इवनिंग में एफएम चलेगी। मैं थोड़ी सी एक बारी आपको डिटेल बता दूं, बैच कैसे चलेगा, बैच की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपसे मुझे क्या चाहिए, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, किस तरीके से हम इस बैच को लेकर चलेंगे, क्या कवरेज होगी, सारी बात हम इधर करेंगे। ठीक है जी, पहले 5 मिनट बात कर लेते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा ये सारी बातें। ये बातें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस लाइव चल रही हैं आपकी। जो बच्चे लाइव में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हें लाइव भी मिलेगा, +2 रिकॉर्डेड व्यूज़ भी मिलेंगे। अगर कोई बच्चा लाइव नहीं ले पाता है तो उसके पास 2 रिकॉर्डेड व्यूज़ हैं। वो आराम से घर पे बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, यानी हर लेक्चर आप 2-2 बार देख सकते हैं। आपने एक बार देखा, कभी फ्यूचर में 6 महीने बाद आपको लगता है रिवाइज़ करना है तो आप दोबारा लेक्चर प्ले करके भी देख सकते हो। इसलिए 2 व्यूज़ हम लोग देते हैं। लाइव का व्यू काउंट नहीं होता है, तो अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हैं तो आपका लाइव का व्यू काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपके ये 2 व्यूज़ एक्स्ट्रा हैं, लाइव का व्यू उसमें काउंटेड नहीं है। पहली बात, और यही सेम चीज़ एफएम के लिए भी होगी। क्लासेस कैसे-कैसे होंगी? रोज़ सुबह जैसे कि मैंने कहा कि 8 बजे सुबह क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। 8 बजे से लगभग 10:15 के आसपास तक चला करेगी क्लास। मतलब सवा 2 घंटे मान के चलो, कभी 5 मिनट ऊपर, कभी 5-10 मिनट नीचे, इस तरीके से चलेगी। और आप डेली क्लास मान के चलिए, ठीक है जी। कभी-कभी संडे को मैं छुट्टी दूँगा, बट आप अपने शेड्यूल में, अपने रोस्टर में मेरे लिए सातों दिन का मॉर्निंग का टाइम रिज़र्व करके चलिए, ठीक है जी। अप्रॉक्सिमेटली जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 200 आवर्स के आसपास बैठते हैं। 180 टू 200 आवर्स। देखो, मैं ना आपको जो पढ़ाता हूँ, मैं ना एक स्केड्यूल पे पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ कि भाई मैंने पढ़ा दिया, बच्चे को आया नहीं आया, कोई नया इनपुट उसमें देना है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं हर बैच और बेहतर और लिविंगली एटीट्यूड के साथ पढ़ाता हूँ, उसमें नई चीज़ें और ऐड करता रहता हूँ। तो पुराने बैचेस की मैं अगर बताऊँ तो 180 आवर्स के आसपास है, तो मैं इसलिए 180 टू 200 आवर्स कह रहा हूँ। 10-15 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातचीत समझ आई, मैंने क्या कहा। तो विच मेक्स इट कि अबाउट 90 क्लासेस के आसपास लगेंगी हमारी, जब हम ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे। 90 की जगह ना 85 ही लगती हैं, क्योंकि क्लासेस 2 आवर से थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये दोनों ही चीज़ें हायर एंड पे बता रहा हूँ। हायर एंड पे बताने का मतलब क्या है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ताकि कल को आप ये ना कहो कि सर आपने ये तो इतने दिन बोला था, अब इतने दिन लग गए। इसलिए मैं थोड़े बढ़ा कर ही बता रहा हूँ, आवर्स भी और क्लासेस भी। आप ये मान के चलो, आवर्स 10 घंटे कम लग जाएंगे, इससे क्लासेस 5 क्लासेस कम लग जाएंगी। इस तरीके से आपका और हमारा स्केड्यूल चलेगा। ये तो हो गई स्केड्यूलिंग की बात। अब सवाल उठता है कि सर क्लासेस में आप क्या-क्या कवर कराने वाले हो, किस तरीके से पढ़ाने वाले हो? अगर आपने क्लासेस में एनरोलमेंट करा ली है, टाइमली करा ली थी तो आपके पास बुक्स पहुँच गई होंगी। नहीं कराई थी टाइमली एनरोलमेंट तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी एनरोलमेंट कराई है तो 2-4 दिन के अंदर आपके पास बुक्स पहुँच जाएँगी। बुक्स जो हैं वो आपके पास, एक तो प्रैक्टिकल बुक पहुँचेगी जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं खाली। एक बुक पहुँचेगी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की जिसमें खाली थ्योरी है। एक बुक आपको और मिलेगी, वो अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, वो जल्दी 1 हफ्ते के अंदर मैं फिनिश करूँगा, फिर प्रिंट करा के आपके पास भेजूँगा। वो जो बुक है, वो बुक है आपकी एमसीक्यू प्लस टेस्ट पेपर्स हैं उसके अंदर कुछ आपके लिए बने हुए, और प्लस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मतलब उस बुक में हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि आपने प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये 3 बुक्स आपको मिलने वाली हैं, इनमें से 2 बुक्स आपके पास आ गई होंगी। ये जो तीसरी बुक है, ये आपके पास डिलीवर हो जाएगी और सॉफ्ट कॉपी में भी आपके पास ड्राइव पे आ जाएगी। आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे थोड़े दिनों में, ठीक है जी। क्या बुक्स के बारे में आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई? ये मतलब हमारा सेकंड फेज़ की पढ़ाई की बुक है। ये दोनों प्राइम फेज़ की पढ़ाई की पहले, ये दोनों बुक्स की एरा है। ये मतलब हर चैप्टर खत्म होने के बाद इसका एरा आएगा, जिसमें हम एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। बोलिए, मेरी बातचीत आपको समझ आ रही है? ठीक है जी। अगर आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप जब भी क्लास देखेंगे, आपको उन क्लासेस के बाद मैं होमवर्क भी दूँगा। अब आप मुझसे पूछेंगे सर क्लासेस के होमवर्क को हम कैसे करेंगे? हमारे पास सॉल्यूशन तो आपने भेजे नहीं, क्योंकि आप
उन टीचर्स में से हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं। अब इस पे ना कुछ बच्चे सवाल भी पूछेंगे, कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्वेश्चन के नीचे ही आंसर प्रिंट कर दिया करो ना, सॉल्यूशन प्रिंट कर दिया करो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि और टीचरों ने, कईयों ने आपको ऐसी गलत आदत डाली हुई है। कई टीचरों ने आपको क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन देके आपको हैंडीकैप करने की आदत डाली हुई है। मैं इसे हैंडीकैप वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, मेरी शब्द आपको बुरे लगेंगे, लेकिन जो सच है मैं वो बोलना चाहता हूँ। अगर आपके पास ऊपर क्वेश्चन है और नीचे उसका सॉल्यूशन है ना, तो 90% चांसेस है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, आपके ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट होगा, आपको जब कम समझ आना स्टार्ट होगा, आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी, तो 95% चांसेस है कि आप पहले ही सॉल्यूशन देख के उसको देख लोगे और उसके बाद करोगे। तो उसके बाद जब आप सॉल्यूशन ट्राई करोगे तो आपने ट्राई तो किया ही नहीं, क्योंकि आपने तो कॉपी किया, आपने सॉल्यूशन पहले ही देख लिया। दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग व्हाट अ टीचर कैन डू फॉर यू, क्योंकि जहां पे आप सॉल्यूशन दे देते हो, आप बच्चे को इतनी स्पून फीडिंग करा देते हो, इतनी हेल्प कर देते हो कि वो बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है। वो उसे पता भी नहीं है कि वो तैयारी के नाम पे कॉपिंग सीख रहा है। कैसे? क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ा। अब आप अपने फाउंडेशन के एग्जाम से या पुराने किसी एग्जाम से ये बात अपने मन में जानते हो आप। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब थी जिससे आपने तैयारी करी, जिसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ थे, तो आपने 95% टाइम सॉल्यूशन पढ़ा और उसके बाद उसे ट्राई करा। तो उसने आपने ट्राई थोड़ी ना करा। ट्राई करने का मतलब क्या है? आपका ब्रेन चलना चाहिए, आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो सर फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? सुनिए, मैं क्वेश्चन की बुकलेट आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ ड्राइव के अंदर। ठीक है जी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। उसमें ज़्यादातर सॉल्यूशन मेरे हैंड रिटन होंगे, कुछ प्रिंटेड सॉल्यूशंस होंगे। जो हैंड रिटन नहीं है उनके प्रिंटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन की फाइल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी आपको ड्राइव के अंदर, ताकि थोड़ी सी स्ट्रगल हो। कम से कम बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ता है तो उसके बाद वो थोड़ा स्ट्रगल तो करे, वो थोड़ा सोचे तो सही। आजकल आईसीआई का लेवल ऊपर जा चुका है। आई होप आपको ये बात आपके फ्रेंड्स ने, आपके सीनियर्स ने बता दी होगी कि अब आईसीआई वो 10 साल पुराने, 5 साल पुराने घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन कॉपिंग नहीं करता। आईसीआई नए क्वेश्चन बनाता है, आईसीआई बेहतर क्वेश्चन बनाता है। और उन बेहतर क्वेश्चंस के लिए आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप एक ऐसा टीचर चुनें जो आपको क्लासेस में बहुत खुश रखेगा, पढ़ाई के दौरान बड़ा खुश रखेगा, बड़ा नचाएगा, गाएगा, हँसेगा, पार्टी करेगा, मौज कराएगा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन आप शायद रो रहे होंगे। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ। अगर आप मेरे पास पहुँचे हैं, आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, आप इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं और आप सब पेड स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे पास किसी न किसी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के थ्रू आए हैं। जिन्होंने भी आपको रेफरेंस दिया होगा उन्होंने ये बात बता दी होगी कि भैया घनघोर पढ़ाई कराई जाएगी, एक-एक चीज़ डेप्थ में पढ़ाई जाएगी, डेप्थ में समझाई जाएगी, 100% कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाया जाएगा। क्लास में कोई फालतू की बातचीत और नाटकबाजी नहीं होगी। क्लास फ़ोकस्ड होगी कंसेप्ट्स पे, कंसेप्ट्स की डेवलपमेंट पे, नॉलेज पे। मैं नॉलेज को आपके खून में मिला दूँगा, ये मेरा वादा है। मेरा वादा इतना है कि आपको नॉलेज आपके खून में बहेगी। आपको पता होगा कि आप कोई क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अगर आपने कोई स्टेप लिया है तो वो स्टेप क्यों लिया, आपने रट्टा नहीं लगाया होगा। हर एक पॉइंट समझाया जाएगा, हर एक कैलकुलेशन समझाई जाएगी, फॉर्मूलाज समझाए जाएंगे, उनका लॉजिक, उनका मीनिंग, उनकी डेवलपमेंट समझाई जाएगी आपको। दूसरी टाइप का टीचर कौन सा होगा? जिसके साथ आप मेहनत कर रहे होंगे, जो आपसे मेहनत करवा रहा होगा। मैं वो टीचर हूँ। मैं पूरी सपोर्ट दूंगा, लेकिन मैं मेहनत भी करवाऊंगा, मैं होमवर्क भी एक्सपेक्ट करूंगा, मैं डांटूंगा भी सही। मैं आपको पिछले बैच तक मैं हर चैप्टर का एक एमसीक्यू टेस्ट लिया करता था, और लेकिन अब आपके बैच से मैं हर चैप्टर के 2 एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, ताकि आप जब पढ़ाई कर लेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको उसके 2 टेस्ट देने पड़ेंगे बैक टू बैक, और उसी वक्त वो इंस्टेंटली चेक होकर आपको मिल भी जाएंगे, आपके सामने आपकी गलतियां आ जाएंगी, ताकि आप अपने आप को टाइमली जज करते रहे, चेक करते रहे। मैं आपको मेहनत करवाऊंगा, आईसीआई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा। हाँ, एक बात प्रॉमिस है, फर्स्ट डे मैं बोल देता हूँ ये बात, अगर आप मेरी बात बताई फॉलो करते हैं, तो जिस दिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे ना बेटे, जिस दिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, उस दिन मुझे थैंक यू का मैसेज ज़रूर करेंगे, उस दिन प्यार ज़रूर करेंगे मुझे, क्योंकि आपको उस दिन टीचर की हार्ड वर्क का, टीचर की इम्पोर्टेंस का पता लगेगा कि एक सही टीचर ने अगर आपको ठीक तरीके से पढ़ाया तो वो आपके एग्ज़ाम हॉल में काम आता है। वो आपको पहले खुश चाहे ना करे, क्योंकि आई एम नॉट एन एंटरटेनर बेटा। यहाँ आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, आपके पास बहुत इंस्टाग्राम, बहुत सारी और चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए। लेट दीज 2 आवर्स बी कंक्लूसिव एंड स्ट्रॉन्ग स्टडी, वो मैं चाहता हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस बात को समझेंगे, फेवर करेंगे। अब आप बड़े हो रहे हैं, अब आप प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप उस बात की इंपॉर्टेंस को समझेंगे।
PDF सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। एक और सवाल बच्चों का होता है, सर हम डाउट्स कैसे आपसे पूछेंगे? डाउट्स के लिए मैं 3 क्लास के बाद आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैंने किसी टीम को नहीं बिठा रखा है, मैंने कोई 2 CA को सैलरी देकर मैंने नहीं बिठा रखा है भैया, मैं अपने आप डाउट लेता हूँ 100%। इसलिए डाउट थोड़े से कभी कभी रिस्पॉन्स होने में देर भी हो जाती है, 48 आवर्स भी लग जाते हैं, कभी कभी 72 आवर्स भी लग जाते हैं। पूरी कोशिश करता हूँ कि 24 आवर्स में रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी लेट हो भी जाता है। बट क्योंकि वो डाउट्स मैं खुद करा रहा हूँ, इन पर्सन करा रहा हूँ, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम मैंने बनाया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ पर्सनली खुद आपको सर्व करूँ, इसलिए डाउट रिप्लाई मैं खुद करता हूँ व्हाट्सएप पे। मैं कॉल्स नहीं लेता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज पे बात करता हूँ या वॉइस नोट के थ्रू आपसे बात करता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। आपने जब भी डाउट पूछना है, आपने एक काम ज़रूर करना है, आपने अपना नेम, अपने बैच की डिटेल, अपना ईमेल आईडी जिससे आपने हमारी वेबसाइट पे एनरोलमेंट की हुई है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह मुझे ज़रूर भेजनी है ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें। हमारी टीम उस इनिशियल मैसेज को पढ़कर आपको रजिस्टर कर लेती है, क्योंकि जब आपको रजिस्टर कर लिया जाता है तो आपका नाम मेरे फ़ोन में सेव्ड हो जाता है। तो उसके बाद मुझे रिप्लाई करना आसान होता है, मुझे पता है ये मेरा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, इसे मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई करना है, क्योंकि एक दिन में हज़ारों मैसेजेस भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीबडी, बट जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई किया जाता है। फ़ोन नंबर मैंने कहा 3rd क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है जी? मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको 3rd क्लास के बाद मिल जाएगा। आई होप ये बातचीत भी समझ आ गई। मैं आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी दूँगा। चैप्टर वाइज़ जो टेस्ट होंगे वो सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस पे होंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि उनको मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दूँगा, सॉल्यूशन सेट भी दूँगा, वो आप स्वयं चेक करेंगे। 2 MCQ टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज़, वो हम लोग चेक करेंगे। वो मतलब हमारा सिस्टम चेक करेगा, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उसे चेक कर देगा। वो चेक मिलेंगे आपको। इसके बाद एंड में 2 फुल कोर्स मॉक टेस्ट होंगे, और ये जो फुल कोर्स मॉक टेस्ट होंगे ये हम चेक करते हैं। ये हम चेक करके आपको देंगे, उस पे रिव्यू भी लिखेंगे, और कि भाई आपने कहाँ गलती करी है, क्या गलती करी है, कैसे उसे आपको इम्प्रूव करना है, वो आपको तब मिलेगा। और ये टेस्ट कब होंगे? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते हैं कि आपका मई का अटेम्प्ट है, ठीक है? तो ये वाला जो एग्ज़ाम होगा ये आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। जैसे 8th अप्रैल को कॉस्टिंग होगा और 28th ऑफ मार्च को भी कॉस्टिंग होगा। यानी बड़ा सिंपल सा पैटर्न है कि जिस दिन आपका जब आपका एग्ज़ाम है जिस मंथ में, उससे 1 महीना पहले की 8 तारीख और उससे 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब ऐसे मैं सोचता हूँ 40 डेज़ पहले और 30 डेज़ पहले अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम होता है आपका। आपके जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है उससे 40 डेज़ और 30 डेज़ पहले आपके मॉक टेस्ट होते हैं। यही हमारी डेट शीट हमेशा के लिए रहती है। वैसे आपको इसका नोटिस मिल जाता है जब आपका एग्ज़ाम क्लियर पास आने लगता है, तो आपके पास अपने आप हमारी टीम की तरफ से नोटिस आ जाता है इस मॉक टेस्ट का। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बैच पढ़ना कैसे है? बैच रेगुलरिटी से पढ़ना है। कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ाई करें तो 100% अटेंशन दें। बैच को 1x पे देखें, अगर रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हैं 1.5x पे ना जाएं। मेरी बहुत सारी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई को डेप्थ में पहुंचाने के लिए होते हैं। उसे स्पीड में बढ़ाकर आगे मत लेकर जाओ, आराम से समझो, ताकि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके साथ फॉरएवर के लिए रहे। ठीक है जी? आपको क्या क्या चाहिए सुनिए। आप एक रजिस्टर बनाएंगे पहले नोट्स का। एक रजिस्टर होगा जी आपका नोट्स का। ये रजिस्टर होना चाहिए कम से कम 200 टू 250 पेजेस का। 200 टू 250 पेजेस का आप एक रजिस्टर बनाइए नोट्स का, और एक रजिस्टर बनाइए क्लास वर्क का। ठीक है जी? एक रजिस्टर बनाइए क्लास वर्क का। अगर आप होमवर्क के लिए अलग रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो क्लास वर्क में ही हर क्लास के बाद आप अपना होमवर्क कर लिया कीजिए, वो आपकी इच्छा है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप होमवर्क कॉपी अलग बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? जब आप रिवीजन फेज में होगे ना, एंड में मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए वो रिवाइज करके चले जाओ, तब भी कोर्स पूरा हो जाएगा। क्योंकि होमवर्क में मैं सिर्फ डुप्लीकेट क्वेश्चन देता हूँ। डुप्लीकेट मतलब सेम क्वेश्चन की फिगर्स बदलकर थोड़ा उसी का हल्का वर्जन मैं होमवर्क में दे रहा होता हूँ जो मैंने क्लास में करा दिया है। तो अगर एंड में आपके पास कम समय है और आप सिर्फ क्लास वर्क कॉपी पढ़कर जा रहे हो तो भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसलिए अगर कॉपी ही अलग अलग होगी तो कन्फ्यूजन ही नहीं होगी ना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको पता है कि आपको क्लास वर्क कॉपी पढ़ के जानी है। क्या ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कौन से क्वेश्चन क्लास वर्क थे कौन होमवर्क है, आपके पास कॉपी अलग है। तो चाहो तो 3 कॉपी अलग अलग बना लो, मेरे हिसाब से तीनों बना लेनी चाहिए। एक बच्चे ने पूछा कि जनवरी वाले बच्चों को एग्जाम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था मई का, ऐसे ही जनवरी का भी एग्जाम्पल आप बना लो अपने आप कि जनवरी के एग्जाम से 30 डेज और 40 डेज पहले आपके एग्जाम होंगे।
क्या मेरी बातें समझ आई मैंने आपको क्या कहा? उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है पैटर्न में। इसके सिवा किसी का कोई और सवाल है अगर इनिशियल तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। मुझे आपसे यही बातें करनी थी, मैंने रजिस्टर्स के बारे में बात कर ली, टेस्ट के बारे में बात कर ली, डाउट्स के बारे में बात कर ली, सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलेगा आपको वो बात कर ली, कौन-कौन सी बुक्स मिलेंगी आपको वो बात कर ली, क्लासेस किस पैटर्न पे चलेंगी मैंने वो बात भी कर ली। मुझे एज़ ऑफ़ नाउ अभी कोई और बात याद नहीं आ रही है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे होमवर्क नेक्स्ट डे डिस्कस होगा। होमवर्क में अगर कोई डाउट आता है तो डिस्कस होगा। मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क के दोबारा डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिए होते हैं, तो आप सॉल्यूशन से ही मैच कर लेते हैं। अगर किसी में अटक रहे हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास करवा सकते हो, वो क्वेश्चन मैं क्लास में करा देता हूँ। अगर कोई ज़्यादा बच्चे किसी एक क्वेश्चन में अटक रहे होते हैं तो मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ, डिस्कस करके क्लास में करा देता हूँ। बोलिए, बातचीत समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि सर अगर हम आपकी बुक पढ़ लेते हैं और ये जैसे आपने जो बुक्स बोली हैं तीनों, अगर हम इन्हें पढ़ लेते हैं तो क्या हमें अलग से आईसीआई की स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन पढ़ने हैं? नहीं बेटा, आपने कुछ नहीं पढ़ने, आपने मुझे पैसा इसीलिए दिया है क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है जी, वो मैंने मेहनत करनी है। तो यानी अगर आप मेरा कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सिर्फ मेरा कंटेंट आपने पढ़ना है, सिर्फ मेरा कंटेंट। उल्टा एंड में जाते जाते मैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे देता हूँ। एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले मैं आपको एक और लिस्ट देता हूँ कि मेरी बुक में भी, देखो मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं सब सच सच बता देता हूँ। हम लोग टीचर लोग बहुत डरपोक लोग होते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, हम सब कुछ पढ़ा देते हैं बच्चे को। क्योंकि कल को बच्चा हम पे इल्ज़ाम ना लगाए सर ये क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आया, तो हम कहते हैं बेटा देखिए वाला क्वेश्चन था। तो हम अपनी बुक को बहुत वास्ट बनाते हैं, और मैं इस अपने लिए नहीं, सभी टीचर ऐसा काम करते हैं, हम सब बहुत डरपोक लोग होते हैं। एंड में लेकिन हमें पता है कि उसमें से हमने कुछ ज़्यादा ही करा रखे हैं। मान लो जहाँ पे एग्जाम्पल लो 40 क्वेश्चंस कराने थे, हमने 60 करा रखे हैं, हमने 20 क्वेश्चनों की रिपीटिशंस भी करा रखी हैं। तो मैं एंड में आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि भैया ये वाले 40 पढ़ जाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 20 क्वेश्चन वाले छोड़ भी दोगे तो भी आपका कुछ जा नहीं रहा, तो आप एंड में वो 40 भी पढ़कर चल जाओगे तो भी काम चलेगा। लेकिन पहले वो 40 क्यों नहीं पढ़ने, पहले पूरे 60 क्यों पढ़ने? क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने हाथ को बैठाना है प्रैक्टिस पे कि भैया क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जब तक आपने क्वेश्चन ज़्यादा किए नहीं होंगे आपका हाथ ही नहीं चलेगा एग्जाम में। यू वोंट बी एबल टू राइट, यू वोंट बी एबल टू थिंक। समझते हैं आप मेरी बात? तो प्रैक्टिस फेज में आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी। चलिए, मुझे लगता है एक बच्चा जो लेट लॉगिन किया है उसने बोल रहा है कि सर आपकी बुक के सारे क्वेश्चन कवर होंगे क्लास में। बेटा मैंने आपको बोला कि मैं होमवर्क भी देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? होमवर्क मैं चांद तारों से तो लेकर आऊँगा नहीं कि मैं आपके घर रोज़ नया क्वेश्चन बना के चिट्ठी दे के जाऊँगा। मैंने क्या बोला कि मैं होमवर्क भी देता हूँ, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसी बुक में से 60% 70 65% क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ, 35% होमवर्क देता हूँ। होमवर्क देना ही पड़ेगा मुझे, तभी तो आप हाथ चलाओगे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। ये बेटा दूध पीते बच्चों को भी आजकल इंटर में एडमिशन मिलने लगा है? नहीं ना? थोड़े बड़े मैच्योर डाउट पूछो ना। एक बच्चा कह रहा है 2 रजिस्टर्स इनफ है। हाँ बेटा 2 से भी काम चला सकते हो सर। चलिए, दिव्यांशी क्लास के बाद बात कर लेंगे आपसे। चलो मेरे बच्चों, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने जितना डाँटना था डाँट लिया है, अब मुझे पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। चलो जी। जिन-जिन भगवान जी को मानते हो, अल्लाह को, वाहिगुरु जी को, जिनको भी मानते हो भैया एक बारी अपने आप को ब्लेसिंग दिलवा लो उनसे कि हम आज एक बहुत भारी, एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें हिम्मत दें, हमें मेहनत दें। सबसे बड़ी बात है हमें मेहनत करवाएँ, क्योंकि अगर वो हमें मेहनत कराएँगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर हमने मेहनत करी, अगर हमने अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करी तो वी विल डेफिनिटली स्कोर वेरी गुड। और मेरा बस एक प्रॉमिस है आपके साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको 100% कवरेज कराऊंगा। 100% कंसेप्ट्स की कवरेज, 100% क्वेश्चंस की कवरेज। ठीक है, ये मेरा वादा है कि मार्केट में जो भी कोई कंसेप्ट कवर करा रहा होगा उससे ज़्यादा ही कंसेप्ट कराए होंगे मैंने। जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे होंगे मैंने उससे ज़्यादा पढ़ाया होगा, और वो भी लॉजिक्स के साथ, वो भी रटवाने के साथ नहीं। कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ लॉजिकली समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल्स, विद डेवलपमेंट, विद फॉर्मूला लॉजिक कि फॉर्मूला क्यों बना है, उसके लॉजिक के साथ। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है ये 3-4 क्लासेस के बाद आएगा, तो मैं इस पर आज बात नहीं करूँगा। आज मैं एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करूँगा। एम्प्लॉय कॉस्ट को मैं बहुत बार लेबर कॉस्टिंग भी बोल देता हूँ।
तो कभी कंफ्यूज मत होना, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है जी। अब पहला सवाल बच्चों का जो है मन में, पहला सवाल ये है बच्चों के मन में कि सर कॉस्टिंग क्या है। पहले तो कॉस्टिंग समझानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं एम्प्लॉय कॉस्टिंग समझाऊंगा। आइए कॉस्टिंग समझाते हैं। देखो ये जो सब्जेक्ट है, अब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है आपने, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चों को आदत है कि वो कीवर्ड्स भी लिख लेते हैं, तो लिखना चाहो लिख सकते हो, बट ये सब एग्जाम के लिए नहीं है। पहले मैं 5 मिनट आपको बेस बिल्डिंग कर रहा हूँ, कॉस्टिंग क्या होती है। देखिए बात है यूरोप की, है ना। अब तो खैर यूके अलग हो गया, तो यूके प्लस यूरोप लिख देता हूँ। पहले वो भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट होता था, तो पुराने यूरोप की बात है। ये जो देश थे ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुए, आपको याद है इंडस्ट्रियलाइजेशन करी इन्होंने, बहुत तेज़ प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी। तो इन्होंने एक बात नोटिस करी कि जब हम तेज़ प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोडक्शन को हमारे लिए कीमत क्या पड़ रही है, हमें ये भी तो कैलकुलेट हो। हम लोग शरीफ लोग थे, भारतीय लोग बड़े शरीफ लोग थे, हम लोग कॉस्टिंग वॉस्टिंग के बारे में नहीं सोचते थे। हमें तो बस इतना होता था कि हम कोई सामान बना रहे हैं बेच दें, मटका बनाया बेच दिया, जो भी चीज़ बनाई बेच दी, ज़्यादा सोचा ही नहीं। बट इन लोगों ने क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्होंने एक एक चीज़, जैसे अगर ये शर्ट बना रहे तो हज़ारों शर्ट बनाते थे, लाखों शर्ट्स बनाते थे। तो इन्हें जानना था कि वो एक शर्ट कितने की बनती है, ताकि ये प्राइस डिसाइड कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने कॉस्ट की कैलकुलेशन को स्टार्ट करा, कॉस्ट की कैलकुलेशन को स्टार्ट करा। इसीलिए कॉस्टिंग का जो बेसिक जन्म है, जो बेसिक रूट्स हैं, वो आपको आज भी यूके की कॉस्टिंग में मिलते हैं। यानी पूरी दुनिया जो कॉस्टिंग फॉलो करती है, अब आज तक भी उसमें मेजर जो कॉस्टिंग का कंट्रीब्यूशन है वो यूके का है, क्योंकि वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ, उन्होंने सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेशन सीखी, उन्होंने नॉर्म्स बनाए, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए, उन्होंने रूल्स बनाए। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी ना उनके पास, वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे थे, और लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करते हो तभी कॉस्ट निकालने की जरूरत है। अब आप पूछोगे सर कॉस्ट होता क्या है। देखो कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब है एक गहरी पढ़ाई, जिसमें हम ये देखेंगे, मैं शर्ट का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि मान लेते हैं मैं एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री चलाता हूँ, टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री चलाता हूँ। अब एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, कितना बटन लगता है, कितना थ्रेड लगता है, कितनी लेबर लगती है। अब लेबर भी बड़ी सारी होगी, कुछ लेबर होगी जो कटिंग करती होगी कपड़े की, कुछ लेबर होगी जो स्टिचिंग करती होगी, कुछ लेबर हो सकता है जो पैकिंग करती हो। अलग अलग तरह की लेबर भी काम करती होगी ना एक शर्ट को बनाने के लिए। फिर उसके सिवा ओवरहेड्स लगते होंगे। ओवरहेड्स क्या होते हैं सर, ओवरहेड्स, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब जो बातें मैं कर रहा हूं आपके साथ, ये सब हमारे चैप्टर्स हैं। यानी ये जो तीनों चीजें थी, ये तीनों चीजें मिलाकर मटेरियल कॉस्ट बनती है। मटेरियल कॉस्ट मतलब किसी भी सामान को बनाते हो तो उसमें जो कोई कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें सामान क्या लगता है, दैट इज मटेरियल। टी शर्ट के केस में मटेरियल कौन होगा, कपड़ा, धागा, बटन, ये सब मटेरियल है ना। अब मानो मेरी छोले भटूरे की दुकान है, छोले भटूरे खाए कभी आपने? सुबह सुबह नाम याद दिला रहा हूँ, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने खाए। अगर सोचो मेरी छोले भटूरे की दुकान है, तो छोले भटूरे की दुकान में मेरे को क्या क्या रॉ मटेरियल लगता होगा। अगर आप मेरे पास आते हो छोले भटूरे खाने, तो छोले भटूरे में मैदा लगता होगा, घी लगता होगा या ऑयल लगता होगा, छोले लगते होंगे, मसाले लगते होंगे, ये सब चीज़ें लगती होंगी, वो मेरा मटेरियल है। फिर अलग अलग तरह की लेबर उसके लिए बनाने के लिए काम करती होगी, वो लेबर भी एक खर्चा है। जो अभी आज का हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर यही है जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है ओवरहेड्स। अब आप पूछोगे सर ये ओवरहेड क्या होता है। देखो ओवरहेड होते हैं ऊपर के खर्चे जो आपको नज़र नहीं आते, जो प्रोडक्शन के लिए लग रहे हैं। मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब मानो मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री में मैंने मशीन्स ले रखी होंगी, क्या उन मशीन्स की डेप्रीसिएशन नहीं लगती होगी। मैंने मशीनें खरीदी, 5 साल बाद मशीन खराब हो जाती है, तो उस मशीन की थोड़ी थोड़ी डेप्रीसिएशन का मतलब हर मशीन का 10-15 रुपया क्या एक टी शर्ट पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस टी शर्ट को बनाने के लिए मशीन घिसी है कि नहीं घिसी, मशीन चली है कि नहीं चली, क्या मशीन थोड़ी पुरानी हुई है कि नहीं हुई। अब आप कहोगे सर एक ही तो शर्ट बनाई है, एक शर्ट में क्या मशीन पुरानी होगी। अरे होगी, क्योंकि मैं रोज़ 200, 500, 1000 शर्ट्स बना रहा हूँ, तो मेरी मशीनें पुरानी हो रही हैं, मुझे 4-5 साल बाद मशीन ख़त्म करनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी और नई लानी पड़ेंगी, तो उसकी डेप्रीसिएशन काउंट होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब जिस जगह पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस जगह का रेंट नहीं जाता होगा, उस जगह की क्लीनिंग का बिल नहीं जाता होगा, उस जगह में बाहर गार्ड्स नहीं खड़े होते होंगे, और ये सारे वर्कर्स को हम कैंटीन से खाना नहीं खिलाते होंगे, क्या इस जगह की इंश्योरेंस का बिल नहीं होगा, क्या इस जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होंगे। ये सब ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स का मतलब होता है ऊपर के खर्चे, ऊपर के खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं लग रहे होते। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने से ये खर्चे डायरेक्टली बढ़ते नहीं है। एक बात बताओ,
आप लिखो मत, पहले सुनो बेटा, सुनो। मैं ये पूरे चैप्टर्स हैं मेरे बेटे, इन्हें लिख के क्या करोगे? ये सब मैं पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, 5-5 8-8 क्लासेस पढ़ाऊंगा मैं हर एक बात के ऊपर, जो बात आज कर रहा हूँ। ये सारी बातों पे 5-5 6-6 क्लासेस पढ़ानी है मैंने, तो घबराओ मत। सुनो, ओवरहेड्स का कंसेप्ट समझो। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर के खर्चे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। अभी आपको ऐसे लगता है, क्योंकि बच्चा दिमाग है, आपको ऐसा लगता है कि सर ये मेरी फीस है और इतने तो बच्चा कैलकुलेट करता है और बोलता है कि ये इतनी फीस है, सर के पास तो सही पैसे आ रहे हैं। वो खाली रेवेन्यू देखता है, पर बेटा कहता है चलो कोई बात नहीं है, 2-3 बुक छाप के भी हमें भेज देंगे, 400-500-700 रुपये का खर्चा इसमें हो जाएगा, और क्या खर्चा है। बट आप बहुत सारे खर्चे भूल जाते हो बेटा। हमारे भी ओवरहेड्स इन्वॉल्व है। हमारी टीम में लगभग इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 17 लोग काम करते हैं, मेरे को छोड़कर। मतलब 17 और लोग काम करते हैं हमारे बिजनेस में, तो उन सब लोगों की सैलरी जाती है, ठीक है ना। अब उन सब लोगों की सैलरीज जाएंगी, जिसमें कि आपका डिस्पैच स्टाफ है जो आपको किताब भेजता है, पैकिंग स्टाफ है जो पैकिंग करता है पहले आपके लिए, कुछ एडमिशन स्टाफ है, कुछ काउंसलर्स हैं, कोई कोई ऐसे लोग हैं जब आपको कोई सवाल होता है क्लासेस प्ले करने से रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, तो वो सब आपके जवाब देते हैं। डाउट्स मैं लेता हूँ, लेकिन बाकी सारे सवालों के लिए तो टीम बिठाइए, मार्केटिंग की टीम है, तो सब लोग काम करते हैं। वो सारा खर्चा कौन देगा? आप दोगे। आप समझ रहे हो बेटा मेरी बात? अभी तो हम बहुत अच्छे मोड पे पढ़ रहे हैं। अब आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो देखो, कॉस्ट समझाता हूँ। मैं तो घर पे या ऑफिस में कहीं भी बैठ के क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन मोड पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन सोचो, मैं इस अब 2020 से पहले हम लोग ऑडिटोरियम में पढ़ाया करते थे, है ना। दिल्ली, अगर कोई दिल्ली वाला बच्चा हो तो उन्हें पता होगा, नहीं पता हो तो एक जगह है दिल्ली में आईटीओ के नाम से, जहाँ सी इंस्टीट्यूट का ऑफिस भी है। उसी के बिल्कुल बगल में इंजीनियर्स भवन है, वहाँ पे वो पूरे साल उसका एक फ्लोर हम लोग बुक करके रखते थे। अब वो एक दिन का जो हॉल का रेंट होता था, वो मुझे जहाँ तक ध्यान है, आखिरी रेंट शायद 16 या 18 हज़ार रुपये एक दिन का रेंट होता था। तो अगर मान लो 90 क्लासेस हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके, उतना रेंट जाता था उस हॉल का, क्योंकि इट वाज अ ह्यूज हॉल, 450-500 बच्चा बैठ जाता था, है ना। बट उसके बाद कोविड के बाद हम ऐसे ढीठ हुए कि हमने कहा अब छोड़ो, फिजिकल क्लास को छोड़ो, अब ऑनलाइन में ही मज़ा आ रहा है ना। क्योंकि ओवरहेड्स खत्म होते, देखो ओवरहेड कम हो जाते हैं, फिजिकल क्लास में ओवरहेड ज़्यादा है। तभी आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब आप फेस टू फेस क्लास लेते हो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और जो आप ऑनलाइन क्लास लेते हो वो थोड़ी सस्ती होती है। क्यों? अब आप समझो, कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो कॉस्टिंग समझो तो सही, यही तो कॉस्ट है। क्योंकि जब आप फेस टू फेस क्लास लेते हो तो टीचर को वो जगह रेंट करनी पड़ती है, उस जगह पे एयर कंडीशनिंग का बिल होगा, 5-6 स्टाफ बैठाने पड़ेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको एडमिशन अंदर लाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, उन सबकी सैलरी है, उन सबकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट कौन देगा बताओ? आप दोगे, कस्टमर देगा। आपको क्या लगता है, आप कहीं मॉल में जाते हो, ठंडी ठंडी हवा खाते हो, है ना। गर्मियों में जब जाते हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, वो पैसे कौन दे रहा है हवा के? आप दे रहे हो बेटा। क्योंकि जब आप उस किसी दुकान से सामान खरीदोगे, तो वो दुकान ने सामान महंगा कर रखा होगा, क्योंकि वो आपको, अब तभी आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो ऑनलाइन टी शर्ट सस्ती आ जाती है, लेकिन आप स्टोर में जाके खरीदते हो तो महंगी आती है। क्यों? क्योंकि स्टोर के ओवरहेड्स हैं। अब आपको समझ आ रहा है ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड मतलब ऊपर के खर्चे। भाई मैं घर बैठे बैठे कुछ मंगा रहा हूँ, तो सीधा किसी स्टोर से आपके पास सामान आ गया, मतलब स्टोर भी क्या, फैक्ट्री से ही सीधा आ गया, तो बीच में शोरूम का किराया नहीं लगा, शोरूम के स्टाफ की सैलरी नहीं लगी, शोरूम का खर्चा नहीं लगा, किराया नहीं लगा, उसके मैं वहाँ के बिजली के बिल नहीं लगे, एयर कंडीशनिंग का बिल नहीं लगा, सारे खर्चे बच गए। इन्हें कहते हैं ओवरहेड। आपको थोड़ा थोड़ा ओवरहेड समझ आया? थम्स अप करके बताओ मुझे। ओवरहेड यानी ऊपर के खर्चे। मेरे इन एग्जाम्पल देते देते आपके मन में 1-2 एग्जाम्पल अपने आप भी आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो मतलब आज आपको कॉस्टिंग समझ आना पहला कदम स्टार्ट हो गया, कि अब आप पैसे को समझने लगे हो। मैं आपको बताऊं कॉस्टिंग में मैं कितनी डेप्थ तक पढ़ाऊंगा। इमेजिन करो कि मैं एक टी शर्ट बना रहा हूँ ना, शर्ट बना रहा हूँ, और बिजली का बिल आ रहा है 800 रुपये या 8,000 रुपये एक महीने का, और उस, अगर मान लो जिस जगह पे एक शर्ट बन रही है वहां पे 4 बल्ब लगे हुए हैं, तो उन 4 बल्ब की रोशनी की वजह से शर्ट बन रही है, तो उसके बिजली का बिल एक शर्ट पे कितना लग रहा है हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। सर इतनी छोटी बात? हाँ बेटा, यही तो कॉस्टिंग है, यही तो कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग का मतलब ये है उस प्रोडक्ट की सही कॉस्ट पता हो, क्योंकि अगर हमें सही कॉस्ट नहीं पता होगी तो हम सही प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सही प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम सही प्राइस पे बेच नहीं पाएंगे, हम कंपटीशन से हार जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? कॉस्ट को इतनी गहराई से समझना क्यों जरूरी है? अभी तक ना आप मासूमों की तरह सोचते थे, आपको लगता था ठीक है 2-4 रुपए ऊपर नीचे, 10-20 रुपए ऊपर नीचे चल जाते हैं। नहीं चलता बेटे, कंपटीशन की दुनिया में ऊपर नीचे नहीं चलता। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? क्योंकि कॉम्पिटिटर आपसे कम सामान पे कम प्राइस पे बेच देगा, जीत जाएगा, वो कंपटीशन जीत जाएगा। आपको अगर कंपटीशन में लड़ना है तो आपकी सबसे पहले आपकी कॉस्टिंग सही होनी चाहिए। क्या मेरी बातें समझ आई?
यानी अभी तो मैंने 3 चैप्टर बताए हैं, फिर आगे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आएगा, प्रोसेस वाले चैप्टर्स आएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, बहुत सारे और चैप्टर हैं, पर मैं अभी उन सब के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। मैं अभी सिर्फ कॉस्टिंग का एक बहुत छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहता था। आई होप वो आपके माइंड में बैठ गया है कि कॉस्टिंग का मतलब है हम कॉस्ट के बारे में सोचेंगे, हम सेलिंग प्राइस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस सब्जेक्ट में, हम अकाउंटिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। देखो, कॉस्ट अकाउंटेंट में और अकाउंटेंट में अंतर भी बता देता हूँ, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखो, अकाउंटेंट एक जीवन जीता है कि भैया पूरे साल सामान, हम सोचो मेरी टी शर्ट की बनाने की फैक्ट्री है, मैंने टी शर्ट बनाई बेची, टी शर्ट बनाई बेची, टी शर्ट बनाई बेची 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 बेची, एंड में ईयर के क्या हुआ उसके हिसाब लिखे जाते हैं, तो वो अकाउंट्स है। यही पढ़ा है ना अपने अकाउंट्स में। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में हम बैकवर्ड लुक करते हैं। बैकवर्ड लुक का मतलब 31 मार्च को बैठ के सोचते हैं, 31 मार्च को बैठ के सोचते हैं कि भैया पिछले साल में हमने क्या क्या किया, उसमें हमने कितनी कितनी सेल करी, कितना रेवेन्यू करा, कितने खर्चे किए, और उसका हिसाब किताब बनाते हैं। करेक्ट? यही करते हो? मैं एक बात बोलता हूँ, अकाउंट्स का मतलब है अब पछतावे हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अकाउंट्स तो तब बनते हैं जब चिड़िया चुग गई होती है बेटा खेत। जब सब कुछ हो गया होता है तब तो आप पीएनएल निकालते हो कि भैया इतना प्रॉफिट आया। हाँ, ये आपको अगले साल में हेल्प कर सकता है, अगले साल के बजट्स पे, अगले साल की चीज़ों बनाने में, पर अकाउंट्स तब बनाए जाते हैं जब ईयर बीत चुका होता है। लेकिन कॉस्टिंग ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और वो कंटिन्यूस चलती रहती है, साथ साथ इंप्रूव होती रहती है ईयर के साथ साथ। कॉस्टिंग का मतलब क्या? एक बात बताना, मैं टी शर्ट बना रहा हूँ, मैंने पूरे एक साल अपना शोरूम खोला। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ थोड़ी गहरी है, थोड़ा थोड़ा पॉज हो जाओ और फिर मुझे जवाब देना। थोड़ा पॉज हो जाओ और ध्यान से सोचना और फिर जवाब देना। मैं टी शर्ट बना रहा हूँ और पूरे साल बेच रहा हूँ, तो क्या पूरे साल जब कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा, मेरे शोरूम पे आएगा, कहेगा सर टी शर्ट दे दो, तो मैं बोलूँगा यार अभी ना इसकी कॉस्ट नहीं पता, तो ले जा, ईयर के एंड में तेरे को फ़ोन करूँगा तब पैसे भेज दियो। ऐसा होगा? आएगा वो वापस? पहली बात तो अगर भारत है तो आएगा ही नहीं, आधी बारी तो भाग ही जाएगा टी शर्ट लेके। और ये ऐसे नहीं चलता सर, प्राइस तो उसी वक्त बताना पड़ेगा। तो जो प्राइस डिसाइड करना है, वो प्राइस तो तभी डिसाइड होगा ना जब मुझे कॉस्ट पता होगी और मुझे अपना प्रॉफिट टारगेट पता होगा कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट तो पहले पता होनी चाहिए ना। यानी सर, कॉस्ट हमें एक्चुअल खर्चा होने से पहले अनुमान करना होता है। हाँ, कॉस्टिंग में हम एस्टीमेट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हर साथ साथ हम एक्चुअल भी निकालते रहते हैं, वेरिएंसेस भी पढ़ेंगे। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे? हमने क्या सोचा था और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, उन दोनों का गैप भी पढ़ेंगे। वो भी आएगा धीरे-धीरे। बट आपको ये बात समझ आई कि कॉस्टिंग शुरू में सोचनी स्टार्ट कर देनी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंट्स नहीं है। आपको दोनों सब्जेक्ट्स में विवाद समझ आ रहा है? थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है? अकाउंट्स इज़ आफ्टर एवरीथिंग हैज़ हैपेंड। बोलो, 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 बोलो। अकाउंट्स इज़ व्हेन थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, बट कॉस्टिंग इज़ टू प्लान, टू थिंक कि मुझे ये सामान कितने में पड़ रहा है, पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा। बोलिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गई? जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना, वो किसी अपने पड़ोसी-वड़ोसी पे, जूनियर पे, किसी पे चिपका दिया करो, सटैक करके। आपकी नॉलेज कंक्रीट हो जाएगी। आज ही किसी को पकड़ कर ये समझा देना कि अरे पता है तेरे को ऑनलाइन सस्ता सामान क्यों आता है? आपको पता है ये बात, आपको ये सारी बातें जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये पता है, लेकिन बोलकर इसे रीइन्फोर्स करना कि ऑनलाइन सस्ता क्यों आ जाता है सामान। आप कभी शोरूम पे जाओगे ना, वो बोलेंगे अरे ऑनलाइन तो नकली सामान देते हैं इसलिए सस्ता आता है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन सस्ता इसीलिए आ रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और ये एग्जांपल फिर मैं 7th और 8th चैप्टर दोनों में दोबारा यूज़ करूँगा। याद रखेंगे कि आपको याद है कि नहीं याद। एक बात बताओ, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? ये एग्जांपल याद रखना क्योंकि ये एग्जांपल आपके एक चैप्टर में काम आएगा। एक रेस्टोरेंट है, अब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो जब खाना खाने, तो आपने एक बात नोटिस करी है, उस रेस्टोरेंट में मान लो आप डोसा खाने गए, डोसा खाते हो? मान लो आप डोसा खाने गए, अब वहाँ पे ये डोसा मिल रहा है ₹350 का। क्यों? क्योंकि आप उस रेस्टोरेंट के बारे में सोचो। एक अच्छी खासी प्राइम प्रॉपर्टी की बिल्डिंग होगी, अंदर गली के अंदर नहीं होगा रेस्टोरेंट, हमेशा मेन मार्केट में होगा, मेन चौक पे होगा, है ना? तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होगा। उसने इतनी सारी लाइटें लगा रखी होंगी चमकाने के लिए दुकान को कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा होगा। उसके म्युनिसिपल टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे जो सरकार को वो टैक्सेस दे रहा होगा। उसके पास लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसके पास एम्प्लॉयी बड़े सारे काम कर रहे होंगे, गार्ड अलग होगा, आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए एक ड्राइवर अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? अंदर पूरे दिन एसी चल रहे होंगे। एक एक लड़का
कई 3-4 ऐसे लड़के होंगे जो आपको ला के खाना देंगे, जो सर्व कर रहे होंगे, आपके लिए वेटर होंगे। आपको उठ के नहीं लेना पड़ता, वो खुद ही आपसे ऑर्डर लेके जाते हैं, खुद ही आपको खाना दे के जाते हैं, बाद में प्लेट भी लेके जाते हैं, बिल भी लेके आते हैं आपके लिए। मतलब आपके एक ऑर्डर के लिए वो 4 चक्कर लगा लेता है बेचारा। तो बेटा एक बात बताओ, ये सारे ओवरहेड्स जो हैं मेजरली, जो ओवरहेड का खर्चा है, क्या ये पैसे आप नहीं दोगे? आप दोगे। इसीलिए वो डोसा महँगा है। इसीलिए वो डोसा महँगा है। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? पर अगर उसी रेस्टोरेंट से अगर आप ये डोसा पैक करवा लेते, सिर्फ़ पैक करवा लेते, तो शायद ये डोसा 250 का मिलता। क्यों? क्योंकि उसके ओवरहेड्स बच जाते, उसके ऊपर के खर्चे बच जाते। आपको बात समझ आने लगी मैंने क्या कहा? वो डोसा स डेढ़ 250 का हो जाता। लेकिन अगर आप स्विगी या ज़ोमैटो पे, अब स्विगी, ज़ोमैटो तो थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है, उन एक्स्ट्रा चार्जेस को हटा देते हैं अगर हम, क्योंकि वो तो हम भारतीय लोग हैं, कूपन-वूपन लगा के साइड कर ही देते हैं वो चार्जेस, है ना? तो अगर मैं बोलूँ स्विगी, ज़ोमैटो पे अगर एक डार्क किचन है, डार्क किचन समझते हो क्या होती है? डार्क किचन का मतलब क्या होता है? डार्क किचन का मतलब होता है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट है ही नहीं। वो कहीं किसी तीसरी मंजिल पे ऊपर बैठ के कहीं डोसे बना रहे होंगे। किसी ने देखा ही नहीं है कि वो कहाँ है। इसे क्लाउड किचन भी बोल देते हैं आजकल, है ना? आपने ऑनलाइन स्विगी पे देखा कि कोई एक रेस्टोरेंट है जी, साउथ इंडियन स्पेशलिस्ट, आपने उससे डोसा ऑर्डर किया, वो उस डोसे को 150 में भी डिलीवर कर देगा। क्यों? क्वालिटी भी सेम होगी, शायद खाने में टेस्ट भी सेम हो, लेकिन वो 150 में कर देगा। बताओ क्यों? रीज़न दो। क्योंकि उसके खर्चे और भी कम हैं, उसके ओवरहेड और भी कम है। उसने मेन रोड पे भी नहीं लिया हुआ। उसने किसी गली में अंदर ऊपर तीसरी-चौथी मंजिल पे जाके अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। मतलब रेस्टोरेंट क्या बनाया हुआ है, खाली किचन बनाई हुई है। उसका रेस्टोरेंट है ही नहीं, उसने कोई डेस्क नहीं लगाए, कोई एसी नहीं लगाया, कोई फालतू के खर्चे नहीं किए। इसीलिए वो और सस्ता बनाकर बेच सकता है। उसका देखो मटेरियल लेबर जो बनाने का सामान है, जो डोसे को बनाने के लिए जो भी सामान लगता होगा वो तो दोनों जगह लगेगा। जो बनाने वाली लेबर है वो भी दोनों जगह लगेगी, पैकिंग का मटेरियल भी सेम लगेगा। लेकिन ऊपर के खर्चे बच जाते हैं। क्या ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? कूल? तो आई होप आपको कॉस्ट समझ आने लगी है। आपको धीरे-धीरे करके कॉस्ट समझ आने लगी है कि देयर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। आप जीवन में कुछ भी करते हो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपने नोट्स लिखने हो तो आप लिख दीजिएगा। आप मतलब मैं चाहूँगा कि अब आप नोट्स लिखिएगा मेरे साथ। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जी एम्प्लॉयी कॉस्टिंग। एम्प्लॉयी कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉयी की कॉस्ट जानना स्टार्ट करोगे और उसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएँगे। ठीक है सर। इस चैप्टर में हम क्या-क्या कवरेज करने वाले हैं? क्या-क्या कवरेज होगी? मेन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक तो पहले हम पेमेंट प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि एम्प्लॉयी को पे कैसे किया जाता है। फिर हम बोनस प्लान्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। फिर हम लेबर की टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। ये सब टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं बेटा। लेबर टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। फिर हम ओवरटाइम के बारे में बात करेंगे। फिर हम आइडल टाइम के बारे में बात करेंगे। फिर हम रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। फिर हम बहुत सारे और मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये मतलब 6-7 मेजर हेड्स में होगा। अच्छा एक बात और, क्या सर ये जो नोट्स आप लिखते हो ये भी आप ऑनलाइन अपडेट करोगे? नहीं। मैं आपको कामचोर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। बड़ी स्पष्ट भाषा में मुझे हर साल हज़ारों बच्चे मैसेज करते हैं कि सर नोट्स शेयर कर दो, नोट्स शेयर कर दो, बाकी लोग तो कर देते हैं बोर्ड नोट्स, मैं नहीं करूँगा। मेरी क्लास में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स लिखोगे ना, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर अलग होगा। याद रखना, अपनी हैंडराइटिंग में पढ़े हुए नोट्स एंड में आधे टाइम में रिवाइज़ होंगे। किसी भी और, चाहे वो मेरी हैंडराइटिंग हो, आपको वो नोट्स कम देर में रिवाइज़ मतलब ज़्यादा देर में रिवाइज़ होंगे। ठीक है जी? ये है रिवर्स वर्किंग बेटा, रिवर्स वर्किंग। 5th पॉइंट लिखा है आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब खाली टाइम। एक-एक करके समझाएँगे। चलिए पेमेंट प्लान से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखिए जी, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 हमारा कहता है पेमेंट प्लान के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ट्रेडिशनली जब जैसे-जैसे दुनिया स्टार्ट हुई,
वर्कर्स को काम पे रखा जाने लगा। तो सबसे पॉपुलर जो मेथड थे, जो आज भी काफ़ी पॉपुलर है, वो 2 मेथड थे। उनमें एक था टाइम वेजेस। इसका मतलब होता है कि वेजेस आर पेड ऑन बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री। यानी हम अपने वर्कर्स को उस अनुसार पैसा देते हैं कि भैया तुमने कितनी देर अब फैक्ट्री में समय बिताया। वैसे मैं ये मानता हूँ ये बड़ा फुलिश मेथड है, बट ये बहुत ईजी मेथड है। बताओ फुलिश क्यों है? अब वो वर्कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो श्योर ही नहीं है ना। आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? ये तो श्योरिटी ही नहीं है कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कैसे एश्योर करें कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब हम, जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं, मेजरली वो सब लोग टाइम वेज पे काम करते हैं। किसी के पास कोई पीस वेज, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव, कोई ऐसा काम नहीं करते। हम बड़ा कंफर्ट के साथ काम करवाते हैं अपनी टीम से। कोई उन पे प्रेशर नहीं डालते कि ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। देयर इज़ नो प्रेशर, नो टारगेट। क्योंकि मैं प्रेशराइजिंग बिहेवियर में बिलीव नहीं करता हूँ इसलिए। बट कई बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिनमें ज़रूरत होती है प्रेशर की। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ बिज़नेसेस का नेचर ऐसा होता है। तो टाइम वेज का मतलब है कि जितनी देर आपने समय बिताया, उतनी देर के पैसे दे देंगे। बोलो, बात समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? तो यहाँ पे वेजेस कैसे निकलती हैं? यहाँ पे वेजेस इस तरीके से निकलती हैं। टाइम टेकन मतलब आपने कितनी देर लगाई इनटू वेज रेट। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस हमेशा हाई होनी चाहिए। अगर ये टाइम टेकन आवर्स में है तो वेज रेट भी पर आवर वाला होगा। अगर ये टाइम टेकन डेज में है तो वेज रेट भी डेज वाला होगा। भाई ऑब्वियसली ये दोनों मैचिंग बेस पे होंगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों मैचिंग बेस पे होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होंगे, वरना कैसे मल्टीप्लाई होंगे? अग्री और डिसअग्री? अग्री? बहुत बढ़िया। पहली वेजेस हैं टाइम वेजेस। दूसरी वेज जो होती है वो होती है पीस वेज। इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, पीस वेज का मतलब होता है कि वेजेस आर पेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी जो वेजेस हैं वो किस पे बेस्ड हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे। यानी आप जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, इफ़ इन केस यू आर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स देन यू विल बी गेटिंग मोर वेजेस। इफ़ इन केस यू आर प्रोड्यूसिंग लेस यूनिट देन यू विल बी गेटिंग लेस वेजेस। तो यानी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो यूनिट्स के बेसिस पे होगी। जितने ज़्यादा यूनिट एक वर्कर प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा। मान लो मैं फास्ट वर्कर हूँ, मैं ज़्यादा यूनिट बनाता हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कोई धीरे वर्कर है, स्लो वर्कर है, वो कम यूनिट बनाता है तो उसे कम पैसे मिलेंगे। आपको नहीं लगता कि ये मेथड थोड़ा एफिशिएंट है? थोड़ा अंतर करेगा एक एफिशिएंट वर्कर और एक इनएफिशिएंट वर्कर में? बताओ कैसे? सोच के बताओ। मान लो आप और मैं दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना? हम दोनों लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मान लो मैं आराम करता हूँ, मैं आधे दिन तो सो जाता हूँ, कैरम-वैरम खेलता हूँ, ताश खेलता हूँ बढ़िया, मज़े में। मैं बना रहा हूँ 10 यूनिट, मैंने 10 शर्ट सिली, एक दिन में सिर्फ 10 शर्ट सिली। आपने सिल दी 18 शर्ट्स, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, मुझे कम मिलने चाहिए। बट टाइम वेज में क्या होगा? टाइम वेज में तो दोनों को बराबर ही मिल रहे होंगे, लेकिन पीस वेज में अंतर पड़ जाएगा। दोनों में अंतर पड़ जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा वेज मिलेगी, मेरे को कम वेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे वेजेस कैसे कंप्यूट होंगी? यहाँ पे वेजेस कंप्यूट होंगी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। बोलिए, ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। पीस वेज सिस्टम की कोई एक खराबी बताओ। गेस करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और बताओ इस मेथड में क्या गलती हो सकती है? इस मेथड में एक गलती हो सकती है और वो गलती ये है दोस्तों। हाँ, मनन ने बिल्कुल ठीक बात बोली, एकदम ठीक बात। दिव्यांशी ने भी सेम बात बोली कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि कभी-कभी वर्कर इतना फ़ास्ट हो जाएगा, कभी-कभी वर्कर इतना फ़ास्ट हो जाएगा कि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि उसका एम एक ही है, ज़्यादा यूनिट बनाऊँ। तो वो क्वालिटी नहीं सोचेगा, कहेगा धड़ाधड़ बनाता जा भाई, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अरे! तुम्हारे ज़्यादा स्पीड के चक्कर में अगर सामान की क्वालिटी खराब हो गई, फिर क्या फ़ायदा ऐसे सामान का? क्या ऐसे सामान बनाने का कोई फ़ायदा है? नहीं है फिर फ़ायदा बेटे। तो यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अच्छा, एक बात और, इनसे रिलेटेड मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी पढ़ाऊँगा थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी सेशन पूरा प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ा लेता हूँ ना, तब तक आपकी नॉलेज बहुत ऊपर चली जाती है। आपको कॉस्टिंग एक्चुअली में आप जीने लगते हो, कॉस्टिंग आपके खून में बस जाती है। फिर मुझे थ्योरी पढ़ाने में, एक-एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने में 1-1 घंटा लगता है, वरना थ्योरी पढ़ाने में 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं आते बच्चे को। इसीलिए मैं स्मार्ट मूव करूँगा, मैं पहले चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, बाद में थ्योरी पढ़ाऊँगा, और थ्योरी एंड में पढ़ने में आपको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि तब आपको ना टर्मिनोलॉजी पूरी समझा चुका हूँगा मैं। एक तरीके से आपको पूरी कॉस्टिंग आती होगी, तो डेफिनिटली यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। चलिए सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। क्या आपको पेमेंट प्लान्स दोनों समझ आ गए? बट आपको ये बात समझ आ गई, गलती इसमें भी है, क्योंकि ये वर्कर की एफिशिएंसी को नहीं नापता। तो वर्कर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होती, कोई फास्ट स्पिरिट नहीं होती, कोई मोटिवेशन टू वर्क फास्ट नहीं होती, और इसमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन टू वर्क फास्ट होती है कि वर्कर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई बहुत महँगी चीज़ बनाते हैं हम, मान लो हम बहुत महँगी चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है, अब मान लो हम रेंज रोवर गाड़ी बनाते हैं, या फिर हम कोई और हाई एंड महँगी गाड़ी रोल्स रॉयस बनाते हैं। आपको पता है रोल्स रॉयस का आज अगर आप आज ऑर्डर देते हो, बनकर आने में कभी-कभी कुछ-कुछ मॉडल को 3-3 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक-एक पार्ट आपके हिसाब से क्यूरेट किया जाता है, आपकी आपकी पसंद के हिसाब से क्यूरेट किया जाता है एक-एक पार्ट उसका। ऐसे नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और आ गई, ठीक है ना? आपके हिसाब से, आपकी आपकी चॉइस के हिसाब से बनाई जाती है चीज़। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे टाइम वेज पे पैसा देते होंगे वर्करों को या पीस वेज पे? वहाँ टाइम वेज पे देते होंगे, क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट। वहाँ पे क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट। क्या ये बात आपको समझ आई? पर जहाँ पे क्वालिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मान लो सामान मैकेनाइज़्ड बनता है, मशीन से बनता है, तो वहाँ पीस रेट सिस्टम दिया जा सकता है। अगर सामान बनना ही धड़-धड़ करके मशीन से है, बस इंसान की मेहनत बड़ी कम है उसमें, तो फिर हम पीस रेट दे सकते हैं, क्योंकि उस केस में अगर वो फास्ट काम करेगा तो भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेन काम मशीन ने करना है। समझ आ गई आपको मेरी बात? खूब। अब हम बात करते हैं इससे एक कदम आगे की बेटे, बोनस प्लान की। देखिए, ये जो दोनों सिस्टम्स हमने पढ़े, इन दोनों सिस्टम्स में कंसेप्ट 2 लिखिएगा साथ-साथ, जो वर्कर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट नहीं होते। इसीलिए हमें बोनस प्लान इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। सर ये क्या होता है बोनस प्लान? देखिए बोनस प्लान का मतलब होता है कि हम वर्कर को कहते हैं, भाई एक बात समझो, आप बिल्कुल आराम से, आप बिल्कुल आराम से कार्य कीजिए, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपकी वेज कम हो जाएगी। पर अगर आप फास्ट काम करोगे, अगर आप इम्प्रूव्ड स्पीड पे काम करोगे, अगर आप तेज स्पीड पे काम करोगे, तो हम आपको बोनस देंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। बोनस का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव वेजेस, मतलब हम अपने वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तेरे को जो बेसिक पैसे हैं वो तो देंगे ही देंगे, ऊपर से कुछ और देंगे तेरे को। देखो, हमेशा इंसान मोटिवेटेड होता है एक्स्ट्रा पैसे के लिए। इंसान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्कर क्लास की, इस चैप्टर में हम मेजरली किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्कर क्लास की, जो प्रोडक्शन करता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये कॉस्टिंग का जो जन्म हुआ, ये जन्म कहाँ से हुआ? ये यूके से जन्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पे जन्म हुआ, जहाँ पे मास प्रोडक्शन में चीज़ें बनती थी। वहाँ पे लोगों ने सोचा, जो आज आप पढ़ रहे हो, ये बात 200 साल, 300 साल पहले गोरे सोच चुके हैं कि वर्कर को कैसे मोटिवेट करना है, वर्कर को कैसे बताना है कि भाई तू फास्ट काम कर, वरना वर्कर आराम से आ रहा है, बीड़ी पी रहा है, ताश खेल रहा है, मज़े करके चला जाता है घर, पैसे मिल जाते हैं उसे। तो उसे कैसे मोटिवेट करें कि भाई तेरे को काम करना है, तेरे को जीतना है, तेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो वो होता है बोनस प्लान। बोनस प्लान इज़ लाइक मोटिवेटिंग द वर्कर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने की, उनकी अर्निंग बढ़ाने की, उनकी इंसेंटिव देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 2 मेथड बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है जी? इसमें पहला मेथड जो पॉपुलर है दैट इज़ कॉल्ड हाल्से मेथड।
इसमें जो पहला मेथड सबसे पॉपुलर है वो है हाल्से मेथड। हाल्से का मेथड बहुत प्यारा मेथड था। हाल्से का मेथड बहुत ही प्यारा मेथड था। हाल्से ने पता है क्या बोला कि देखो भैया वर्कर जी, आपने जितनी देर काम किया, आराम से समझो पहले। ये कहता है कि वेजेस पता है कैसे निकलेंगी? अब थोड़ी देर लिखना मत, पहले सुनना। ये कहता है वर्कर को बोलो कि जितनी देर भी आपने टाइम टेकन किया, टाइम टेकन मतलब जितनी देर भी आपने काम किया, उतनी देर के तो हम आपको वेज रेट दे देंगे। उतनी देर के पैसे तो हम आपको देंगे ही देंगे। क्या कहा मैंने अपने वर्कर को कि भाई देखो, मान लो मेरी फैक्ट्री है वही शर्ट बनाने वाली। अब मैंने अपने शर्ट बनाने वाले वर्कर को बोला, मैंने कह दे रहा हूँ जितनी देर आप काम करोगे उतनी देर के पैसे दूंगा। चाहे 10 घंटे काम करो, चाहे 20 घंटे काम करो, चाहे 8 घंटे काम करो, जितनी देर काम करोगे उतनी देर के पैसे दूंगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो टाइम वेज हो गई। सर ये तो टाइम वेज वाला ही फॉर्मूला हो गया ना, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ये तो यही वाला फॉर्मूला हो गया। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बोनस भी दूंगा। वर्कर ने पूछा कितना बोनस, कैसे मिलेगा? तो हमने उन्हें बताया कि देखो जितनी भी देर आप इस फैक्ट्री के लिए बचा लोगे, उतने की जो वेज रेट होगी, जितनी देर भी आप इस फैक्ट्री के लिए बचा लोगे, हमारी फैक्ट्री के लिए बचाओगे, उसका 50% आपको मिल जाएगा। कि बचत आधी आधी कर लेंगे। मतलब एग्जाम्पल लो, मानते हैं कि कोई टाइम था, कोई प्रोडक्शन थी जिसके लिए टाइम अलाउड कितना था। टाइम अलाउड का मतलब उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना था। उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम था, मान लेते हैं 100 आवर्स। मान लो मैंने आपको कोई काम दिया, वो काम होना चाहिए था 100 घंटे में। कितने घंटे में हो जाना चाहिए था? 100 आवर्स में हो जाना चाहिए था। पर मान लो आपने उसको बनाने में कितनी देर लगाई? आपने उसको बनाने में सिर्फ 80 आवर्स लगाए। तो यानी आपने टाइम सेव कितना कर लिया, आप मुझे ये बताओ। आपने कितनी देर बचा दी हमारे लिए? तो इसका मतलब ये है कि आपने टाइम सेव कर दिया फैक्ट्री के लिए 20 आवर्स। यानी टाइम अलाउड था 100, टाइम टेकन है 80, तो टाइम सेव्ड हो गया 20। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी वर्कर ने तेज काम करके, मेहनत करके, अपने बल से ज़्यादा काम करके, अपनी फोकस को बढ़ाकर ज़्यादा काम कर दिया, अधिक काम कर दिया, और उसने 20 आवर्स बचा दिए। तो वो कहता है मैं आवर्स बचाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमने कहा देख भाई, जितनी देर बचाएगा उतनी देर में आधे पैसे तेरे। तूने काम नहीं किया, काम तो तुमने खाली 80 आवर्स किया। सुनो मेरी बात को आराम से। आपने काम तो खाली 80 आवर्स किया, तो 80 आवर्स के पैसे तो आपको मिलेंगे, पर जो जो 20 आवर्स आपने बचाए हैं उसके भी आधे पैसे आपको मिलेंगे। उसके भी आधे पैसे आपको मिलेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? तो वर्कर मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ मुझे आधे पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। अब इधर ना आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, और वो बड़ा लेजिट पॉइंट है, बड़ा लीगल पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि सर अगर एक वर्कर ढीला ही काम करता तो वो पूरे 100 आवर्स की वेज ले जाता। उसे फास्ट काम करके तो सिर्फ 90 आवर्स की वेजेस मिल रही है। 90 क्यों? देखो सर, 20 आवर्स का आधा तो उसे 10 आवर्स की वेज मिल रही है, और 80 आवर्स यहाँ, 10 आवर्स यहाँ, तो उसे तो 90 आवर्स की वेज मिल रही है। उल्टा इससे अच्छा तो धीरे वर्कर काम करता, आराम आराम से करता, तो 100 घंटे के पैसे मिलते। आ रही है ना ये बात दिमाग में? जो बनी है उनके दिमाग में तो आ गई ये बात। देखो भाई, उनके दिमाग में तो पैसा बहुत तेज चल रहा है, घर पे ही सिखाया जा रहा है, एक एक उनके तो खून की जगह पैसा ही चल रहा है। ठीक बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। उनके बाद मैं जितने बनियों को जानता हूँ, मेजॉरिटी इतने इतने बढ़िया कैलकुलेटिव ब्रेन के लोग होते हैं ना। कुछ तो स्पेशल है उनके पास, कुछ स्पेशल है उनके पास। ठीक है ना? तो उनके दिमाग में तो पहले ही आ गया था कि भैया धीरे काम करो, पूरे 100 आवर्स के पैसे लेंगे। काहे तेज काम करें, तेज भी काम करें, ऐसे तैसे भी कराएं, और पैसे भी 90 आवर्स के लें। क्यों 100 के? हम तो आराम से काम करेंगे पूरे 100 के। आया ना ये डाउट? कई लोगों के मन में डाउट आया, लेकिन मैं आपको इस डाउट को भी ठंडा करता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है? अब ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एक वर्कर है जिसने 100 आवर्स में प्रोडक्शन करी, तो उसे 100 आवर्स के पैसे मिले। मान लो वेज रेट है 30 रुपये, तो उसे 100 आवर्स के 30 रुपये मिले। एक और वर्कर है जिसने फास्ट काम किया, तो उसने 80 आवर्स में काम किया, 30 रुपये लिए। 20 आवर्स सेव किए, तो 20 आवर्स के भी 30 रुपये लिए, और उसका 50% उसे बोनस मिला। तो इसने 3000 रुपये कमाए। इसने कितने कमाए? 90 इंटू 30, 2700। इसने 2700 कमाए।
लेकिन इसने 3000 कमाए थे 100 आवर्स में, तो इसकी पर आवर की वेज पड़ रही है 30, लेकिन इसने 2700 कमाए हैं 80 आवर्स में। करिए बेटा डिवाइड। 2700 डिवाइडेड बाय 80, तो इसको जो इफेक्टिव वेज मिल रही है पर आवर की वो 33.75 मिल रही है, यानी इसकी पर आवर की वेज ज़्यादा है। पर सर फिर भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसे तो इसी को ज़्यादा मिले। नहीं बेटा, पैसे इसको ज़्यादा नहीं मिले, इसे 3000 मिले हैं 100 आवर्स काम करके। अगर ये 100 आवर्स काम करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक शर्ट बनाने के बाद दूसरी शर्ट नहीं है आपके पास बनाने के लिए, आप दूसरी बनाओ। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 80 आवर्स काम करने के बाद घर चले जाओगे, बचे हुए 20 आवर्स काम नहीं करोगे, आप 20 आवर्स भी तो काम करोगे। मतलब आपको 80 आवर्स काम करके 90 आवर्स के पैसे मिल गए। दोबारा दिमाग पे जोर डालो, 80 आवर्स काम किया, 90 आवर्स के पैसे मिल गए, तो बचे हुए 20 आवर्स भी तो आप काम करोगे, घर थोड़ा ना चले जाओगे 80 आवर्स के बाद। आप बचे हुए 20 आवर्स भी तो काम करोगे। जब आप इन 20 आवर्स में काम करोगे, तो आप उसमें भी तो एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, तो आपकी वेज बढ़ जाएगी, आपकी टोटल वेज बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये 100 आवर्स काम कर रहा है 30 रुपीज़ के रेट पे, इसे 3000 मिलते हैं। पर अगर ये 100 आवर्स काम करता है 33.75 के रेट पे, तो इसे 3375 मिलते हैं। इसी की वेज ज़्यादा होती बेटे। आप जो कंपेयर कर रहे हो वो कंपेयर गलत कर रहे हो। आप कंपेयर कर रहे हो इसकी 100 आवर्स की वेज को इसकी 80 आवर्स की वेज से, इसीलिए आपको लग रहा है कि इसने कम कमाया। लेकिन अगर आप दोनों को 100 आवर्स पे लेकर आओ, तो फिर इसी फास्ट वाले वर्कर ने ज़्यादा कमाया है। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक बारी ये एग्जाम्पल दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनते हैं, स्टार्टिंग से दोबारा सुनते हैं। अब लिखना भी होगा तो लिखना भी सही। सुनो, हम पढ़ रहे हैं बोनस प्लान। बोनस प्लान क्या होता है? बोनस प्लान का मतलब होता है कि हमें अपने वर्कर को मोटिवेट करना है, हमें अपने वर्कर को फास्ट काम करने के लिए प्रेरित करना है, प्रेरणा देनी है कि भैया तू तेज काम कर, तेरे को ज़्यादा पैसे दूंगा। ठीक है, तो उसमें एक मेथड बनाया मिस्टर हालसे ने। किसने प्लान बनाया? हालसे ने। हालसे ने कहा कि देखो, वर्कर को कहो जितनी देर काम करेगा उतनी देर के पैसे तो दूंगा ही दूंगा, पर जितनी देर तू हमारे लिए बचाएगा मुन्ना, उसमें से आधे पैसे तुझे दे दूंगा। उसकी जो वेज बनती होगी ना, जितनी देर आपने मेरे लिए बचाई, जितनी देर आपने मेरे लिए बचाई, उसकी जो वेज है उसमें से आधा मैं आपको दे दूंगा। आधा आधा कर लेंगे दोनों भाई, भाई आधा मेरा आधा तेरा हिस्सा। तो वर्कर खुश हो जाएगा, झूमने लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं फास्ट काम करूंगा तो मुझे टाइम सेव्ड का भी पैसा मिलने लगेगा, जितना मैंने टाइम बचाया उसका भी पैसा मुझे मिलने लगेगा। जैसे अगर 100 आवर्स का काम था, अगर वर्कर ने 80 आवर्स में कर दिया तो उसने 20 आवर्स बचा दिए, तो उस 20 आवर्स का भी आधा पैसा वर्कर को मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को प्यार से ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। क्या ये बात आपको समझ आ गई जी? टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये हालसे का प्लान है। बोलिए, यहां तक की बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब सुनते हैं, पहले इस पे और चर्चा करेंगे। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, मेंटली भी और समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके। थोड़ा ध्यान दो। यहां तक लिख लिया मेरे बच्चे आपने? लिख लो पहले इतना। टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। और ये एग्जाम्पल भी लिख लो। ठीक है जी? लिखा आपने? इसे थम्स अप इंडिकेट कर दिया करो कि सर हमने लिख लिया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है सर, प्रैक्टिकली बताओ कि कैसे एक वर्कर को फास्ट काम करने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हमें ये बताओ, हमें नहीं समझ आ रहा सर। हमें तो ऐसे लग रहा है जो फास्ट काम कर रहा हो मूर्ख है, उल्टा उसे कम पैसे मिल रहे हैं। भाई जो फास्ट काम कर रहा है वो तेज काम भी करे, पैसे भी कम कमाए, क्या फायदा? नहीं बेटा, वो ज्यादा पैसे कमाएगा। ठीक है, मैं बट ये बात समझाने से पहले एक बात आपसे पूछूंगा, आप कंपेयर किसको किसके साथ करते हो, पहले मुझे ये बताओ। क्या आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका मुझे सही सही जवाब देना। आपके फाउंडेशन में कितने परसेंट मार्क्स आए? कोई भी एक बच्चा अपने परसेंटेज के मार्क्स बता दो। आपके फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए?
प्राची ने कहा जी उनके 80% मार्क्स आए। ठीक है जी। अब प्राची के 80% मार्क्स आए सीए फाउंडेशन में। अब मैं मान लो मैं और प्राची पड़ोसी हैं। मैं बोल दिया अरे क्या प्राची, क्या यार तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो, ये कितने बेकार बच्चे हो। मेरे पड़ोस में एक और बच्चा रहता है, वो तो 12th क्लास में पढ़ता है, उसके तो 12th क्लास में ही 95% आ गए। प्राची के तो 80% ही आए हैं, तो बड़े कम मार्क्स हैं, प्राची कुछ नहीं पढ़ती। बताओ प्राची, खून खोलना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, खून खोलना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि प्राची के मन में थॉट आने लगे, अरे क्या सीए फाउंडेशन की पढ़ाई 12वीं की पढ़ाई के बराबर है सर? आपको नहीं पता 12वीं की पढ़ाई तो कितनी आसान होती है ना? प्राची ने लिख दिया खटखट करके, मेरे तो 12th में 97% थे। बेटे ठंडे हो जा, पहले एग्जाम्पल सुन। अब मैंने कहा प्राची के तो 80% मार्क्स हैं, बेकार मार्क्स हैं। मेरे तो पड़ोस में एक बच्चा रहता है, 12th में उसके 95 मार्क्स आ गए। तो प्राची को लगा अरे ये कंपेरेबल ही नहीं है सर, ये दोनों कंपैरिजन नहीं हो सकता, दीज आर नॉट इक्वल कंपैरिजंस, दीज आर नॉट इक्वल कंपैरिजंस। बोलो हाँ या ना, है ना? तो ये तो बराबरी के लोगों की कंपैरिजन होती है। बेटा कभी लड़ाई भी होती है ना, बॉक्सिंग का मैच होता है जब, तो बॉक्सिंग के मैच में वेट तोलते हैं पहले, फिर वेट तोल के लड़वाते हैं, क्योंकि एकदम भारी वाले को पतले वाले के सामने भेज दोगे तो एक मुक्के में बंदा ही खत्म कर देगा सामने वाला। आप समझो ना, एक 100 किलो का बॉक्सर सामने 50 किलो वाला खड़ा कर दोगे तो एक मुक्का मारेगा, आत्मा ही चली जाएगी बाहर। तो आप इस बात को समझो, इसलिए जब भी कंपैरिजन किया जाता है इक्वल्स का किया जाता है। किसका किया जाता है? इक्वल्स का कंपैरिजन, द बेस हैज टू बी इक्वल। ये जिंदगी के लिए बात ध्यान रखना, जिंदगी के लिए, कि व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स द बेस शुड बी इक्वल। दोबारा बोलो, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, लाइफ के लिए बात ध्यान रखना, द बेस शुड बी इक्वल। दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। सर इसका मतलब पर्सपेक्टिव क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो, इस बात का बेटा ये मतलब हुआ कि अगर मैंने, अब मैं आपको दो वर्कर्स की कहानी सुना रहा हूं, ठीक है ना? अब मैं आपको दो वर्कर्स की कहानी सुना रहा हूं। मानो कि एक फैक्ट्री है, उसमें दो वर्कर काम करते हैं। एग्जाम्पल, पहले सुनना, पहले समझना, सिर्फ अभी लिखना नहीं, ठीक है? एक फैक्ट्री है जिसमें टाइम अलाउड था काम करने के लिए 100 आवर्स, ठीक है जी, और वेज रेट थी 30 रुपीज पर आवर। टाइम अलाउड कितना था, यानी अपने वर्कर्स को काम करने के लिए कितनी देर देते हैं हम बोलते हैं 100 आवर्स में काम कर दो, और 30 रुपीज उनकी वेज रेट है। अब मान लेते हैं कि दो वर्कर हैं, ए वर्कर और बी वर्कर, ठीक है जी। अब ए वर्कर कहता है अरे आराम से काम करेंगे, मौज से काम करेंगे, आराम से बैठ के बीड़ी बीड़ी पियेंगे, ताश वाश खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, और फिर 100 घंटे में काम कर देंगे। तो वो क्या करता है, वो टाइम अलाउड भी था उसके लिए 100 आवर्स, तो वो टाइम टेकन भी करता है 100 आवर्स, पूरा 100 आवर्स में ही काम करता है, तो उसका टाइम सेव्ड 0 है। तो बताओ उसकी वेजेस कितनी है? बताओ उसकी वेजेस कितनी है? तो आप बोलोगे उसकी वेजेस हैं 100 आवर्स इंटू ₹30, बोनस तो 0 ही होगा उसका, उसको तो बोनस मिलेगा नहीं, तो उसकी टोटल वेजेस बन जाएंगी 3000 रुपीज़। बोलो ये बात आपको समझ आ गई? उस वर्कर की टोटल वेजेस कितनी बन जाएंगी? 3000। बोलिए ये बात आपको क्लियर है बेटे? एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? ठीक है। अब हम आते हैं बी वर्कर पे। बी वर्कर थोड़ा मोटिवेटेड था, उसने सुना था जिंदगी में फास्ट चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको भी टाइम अलाउड था 100 आवर्स, लेकिन उसने टाइम टेकन किया 80 आवर्स, उसने 80 आवर्स में ही काम खत्म कर दिया, तो उसने टाइम कितना सेव किया? 20 आवर्स, उसने फैक्ट्री के लिए 20 घंटे बचा लिए। और वेजेस कितनी हो गई उसकी? उसकी वेजेस हो गई 80 आवर्स के लिए 30 रुपीज़ मिलेंगे, जितना टाइम टेकन था, और 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। देखो ये क्या फॉर्मूला हुआ, ये हुआ टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और ये हुआ 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ठीक है ना? फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ समझ आ रहा है आपको? तो बताओ उसकी वेज कितनी हुई? अब इस वर्कर की वेज देखो, ये हो गई 2400 और ये हो गई 300, यानी उसे मिले 2700। तो अब जो ए है वो उस पर हंसने लगा, ए उस पर हंस रहा है, ये कह रहा है भाई जा, इतनी फास्ट काम किया, क्या फ़ायदा हुआ, पैसे तो तेरे को मुझसे कम मिले।
बताओ, बट क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? मेरे एक सवाल का जवाब दो, आर दीज टू थिंग्स कंपेरेबल? नो, दे आर नॉट कंपेरेबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे नहीं है। अब मेरा एग्जांपल समझ आया वो कुश्ती वाला, कि दोनों का बेस अलग है। एक बंदा काम कर रहा है 100 आवर्स, एक बंदा काम कर रहा है 80 आवर्स, सो हाउ कैन यू कंपेयर दीज टू? या तो इसकी भी वेज 100 आवर्स की लो, या तो दोनों की वेज 1 आवर की लो, तब कंपेयर करो, तब पता लगेगा ना भाई। इसकी ये वेज है 100 आवर्स की, इसकी ये वेज है 80 आवर्स की, तो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू। अब समझ आया मेरी बात? या तो दोनों की वेज को 100 आवर्स पे लाके सोचो, आप सोचो कि ये 100 आवर्स में कितना कमाता, क्योंकि 80 आवर्स काम करके वो घर थोड़ी ना चला जाएगा। 80 आवर्स काम करने के बाद बचे हुए 20 घंटे के लिए भी वो काम करेगा, कोई और यूनिट बनाएगा थोड़ा, तो उसकी भी तो वेज मिलेगी उसे। ऑब्वियस सी बात है, आधी शर्ट और बना के जाएगा, कल जाके पूरी करेगा फिर वो, लेकिन बनाएगा ना 20 घंटे, बाकी में भी तो काम करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों की इफेक्टिव वेज रेट निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इफेक्टिव वेज रेट। इफेक्टिव वेज रेट का मतलब है, जैसे 3000 रुपीज़ आपने कमाए 100 आवर्स में, तो आपकी इफेक्टिव वेज रेट है 30 रुपीज़ पर आवर। जबकि इस दूसरे वाले वर्कर की इफेक्टिव वेज रेट कितनी है? इसकी इफेक्टिव वेज रेट है बेटा, इसने कितने पैसे कमाए? बताओ 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 जरा जल्दी से, कितने पैसे कमाए? ये कहता है कि 2700 रुपीज़ मैंने कमाए, और वो भी 80 आवर्स में। तो कितना बना? 33.75। मतलब ये 30 और ये 33.75। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? प्लीज बताइए, क्या ये बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? तो इसका मतलब किसने ज्यादा कमाया है? इसी ने ज्यादा कमाया है बेटे। अगर दोनों लोग 100 आवर्स काम करते, आपको समझ आया? आप बेस सेम नहीं ले रहे थे, कंपैरिजन का बेस सेम नहीं ले रहे थे। अब आज के बाद कभी गलती तो नहीं होगी ऐसी? जब भी दो चीजों को कंपेयर करोगे, हमेशा उनका बेस सेम लेना है। whenever you compare two things, the base has to be equal, then only you can compare and then only you can do the question। ठीक बात है? बहुत बढ़िया सर। सर मुझे ये बात आपको समझ आ गई कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। when the base is same, then only we can make the calculation, then only we can proceed forward। ठीक है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं ये वाली? हाँ, हाँ, हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं। एक बार फुल फॉर्म लिखी हो, उसके बाद पूरे पेपर में उस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइम फुल फॉर्म लिख देना, उसके बाद उस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म लिख देना पूरे पेपर में। बताऊंगा मैं पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी। जैसे मैंने ऐसे लिखा ना, देखो इधर, कि टाइम अलाउड टीए है, टाइम टेकन टीटी है, टाइम सेव्ड टीएस है। एक बार अगर मैंने फुल फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म लिख दी ना, अब मैं आगे पूरे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मेरे लिए टीए का मतलब ये है, टीटी का मतलब ये है, टीएस का मतलब ये है। अब आगे जब मैं टीए टीएस यूज़ कर रहा हूँ तो उसे पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो ये एग्जाम्पल कॉपी करो, जल्दी से ये एग्जाम्पल कॉपी करो, क्विक क्विक क्विक। ठीक है जी। लिख लिया बेटे आप लोगों ने सबने? अब एक बच्चा कहता है कि सर बी ने क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की होगी क्योंकि वो थोड़ा तेज़ काम कर रहा है? हो सकता है। देखो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा ना। हो सकता है वो वर्कर अच्छा हो, फास्ट काम करके भी अच्छा कर सकता हो सकता है उसने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की हो, मुझे नहीं पता इस पे। तो इस पे बेटा उनका मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसे कौन-सा प्लान लगाना है। देखो मैं आपको प्लान पढ़ा सकता हूँ, मोहम्मद, है ना? मेरी बात को समझो। हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे अलग-अलग मेथड की, बट अभी हम जज नहीं करेंगे कि कौन-सा मेथड अच्छा, कौन-सा बुरा। मैं चाहूँगा पहले सारे मेथड सीखें, ठीक है? एग्ज़ाम्पल कॉपी हो गया ना? कूल। बाकी लोग भी अपने-अपने कैमरा ऑन करो, ये मुँह छुपा के कैसे पर्दा सिस्टम में बैठे हुए हो? अभी कौन-सी सदी में जी रहे हैं हम? जल्दी-जल्दी प्रकट हो सब। और अभी तो शुरू-शुरू की क्लासेस हैं, आपको पता नहीं है ये बात, बट मैं आपको सबको ये बात रिकमेंड करूँगा, कल से पूरी कोशिश करें कि आप सभी लोग अपने-अपने कैमराज़ ऑन करके बैठें। क्योंकि ना जब आपका कैमरा ऑन होता है और आप लाइव क्लास में आ रहे हो, तो आपका डिवोशन ज़्यादा होगा। आप इधर-उधर घूमोगे नहीं, मटकोगे नहीं, टिक के बैठ के पढ़ोगे। आपको पता होगा कि क्लास चल रही है, ठीक है? तो आपका फ़ोकस ज़्यादा होगा हमेशा। चलिए, दिव्यम को लग रहा है मैं उन्हें बोल रहा हूँ, है ना? चलिए पढ़ाई करते हैं। अंशुल राठौड़ कहाँ चले गए बेटा? अगले मेथड पे आते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे ले चलूँगा, ठीक है?
एक बच्चा कह रहा है कि एफएम की क्लास सितंबर के बाद वाले बैच में ले सकते हैं। सितंबर के बाद लाइव नहीं आएगा बेटे और एक, ठीक है ना? ये वाला जो अब जो बैच चल रहे हैं ये दोनों ही लाइव हैं अभी, इसके बाद फिर 2027 के लिए मेजरली बैच रिकॉर्डेड ही आएंगे। लाइव बैच का यही वाला एक सीज़न आता है बस। एक मेथड और पढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे लेके जाऊँगा। अभी मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया जिसका नाम था हाल से, एक मेथड था जिसका नाम क्या था बेटे? हाल से, ठीक है? फिर एक मेथड और आया, उस मेथड का नाम है रोवान। बस आज के लिए ये आखिरी मेथड है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊँगा आपको प्रैक्टिस, ठीक है? अगले प्लान का नाम है रोवान प्लान। अब रोवान ने क्या कहा? देखो ज़रा, रोवान ने भी एक नया प्लान बनाया। सुनिएगा ज़रा। रोवान ने कहा कि जो वर्कर्स को वेजेस देनी है ना, जो वर्कर्स की टोटल वेजेस होंगी, वो पता है कैसे बनेंगी? देखो, जितनी देर आपने काम किया, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। सर ये तो हाल से ने भी यही कहा था। फिर टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। सर यही तो हाल से ने भी कहा था। सर ये तो दोनों जगह सेम बात हो रही है सर, हाल से ने यही तो कहा था। तो फिर आप हाल से को अब रोवान क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन हाल से ने क्या कहा था? हाल से ने कहा था कि यहाँ पे आएगा 50%। हमने अपने वर्कर को क्या कहा था? याद करो, हमने अपने वर्कर को क्या कहा था? भाई आधा-आधा कर लेंगे। जितनी देर आप बचाओगे उसका आधा-आधा कर लेंगे, यही कहा था ना हमने? हाल से ने क्या कहा था? कि जितने पैसे बचेंगे वो दोनों हम आधे-आधे कर लिया करेंगे, 50-50% बाँट लेंगे, यही कहा था। लेकिन रोवान ने कहा नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। रोवान ने कहा कि टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड की रेशियो ले लो और उतना बोनस दो उसे। उसने क्या कहा? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड की रेशियो में बोनस दो उसे। 50% मत दो, टीटी बाय टीए की रेशियो लो। अब ऐसा क्यों कहा ये भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए भी एक क्वेश्चन रखा है कि ऐसा फॉर्मूला उन्होंने क्यों बनाया। पर वो फर्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं होता, वो सेकंड क्लास में डिस्कस होता है, होगा। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। मैं इसका कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों बनाया, पर वो समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया? इन्होंने बनाया कि भैया जो टोटल वेजेस देनी है वर्कर को, वो जितनी देर उसने काम किया उतनी देर के पैसे दे दो, जितनी देर उसने बचाई है उसके पैसे को दे दो उसे, लेकिन टीटी बाय टीए की रेशियो में। किस रेशियो में? टीटी बाय टीए की रेशियो में। समझ आ गई आपको ये बात? सर समझ नहीं आई, याद तो हो गई, लेकिन अभी आपने इसका लॉजिक नहीं बताया कि ये फॉर्मूला उन्होंने ऐसा क्यों बनाया। हाल से का तो समझ आया कि आधा आधा कर लो। हाल से ने क्या कहा था? जितने पैसे आएंगे आधे आधे कर लेंगे। ये एक सही तरीका है ना। एक बात हो, आप एक कंपनी के मालिक हो और आपने वर्कर को साथ बिठा लिया, आपने कहा देख बेटा, जितनी देर तू मेरे लिए बचाएगा उतने में से आधे पैसे तेरे आधे पैसे मेरे। ये तो सही लॉजिक है, आधा आधा कर लिया। पर ये क्या सिस्टम हुआ? टीटी बाई टीए की रेशियो। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड वर्कर को ओवर स्पीडिंग करने से रोकता है, क्योंकि इस वजह से जब वर्कर तेज काम करेगा उसका बोनस कम हो जाएगा। कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा, कल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने इसके लिए पूरा, ठीक है ना। पर वो अभी आप समझने के लिए, अभी आप थोड़े यंग हो उस बात को समझने के लिए, अगली क्लास तक आप मैच्योर हो जाओगे, क्योंकि आपने तब 5-6 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है? ठीक है सर। अभी तक आपने 4 मेथड बताए, पहले एक बार जल्दी से चारों मेथड रिकॉल करते हैं। आपने नहीं लिखना, मैं लिखूंगा। ये लिख लिया? मैं अब ज़रा एक रिवीजन कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए। आपने सिर्फ सोचना है कि मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं। मैं जानबूझ के एक जगह गलती करूँगा, आपने बताना है कहाँ गलती करी है। आपने फोकस करना है, ठीक है? मैं 4 फॉर्मूला लिखूँगा, चारों में एक जगह गलती करूँगा। आपने पकड़ना है मुझे। फोकस करो। टाइम वेज। टाइम वेजेस का मतलब होता है टाइम टेकन इनटू वेज रेट। पीस वेज, उसका मतलब होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। अग्री? तीसरा, हाल से टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। ये आप मत लिखो बेटा, ये रिवीजन आप मत लिखो, नोट्स को ऐसे ओवर हैवी मत करो आप। बताओ ठीक है गलत है?
चौथा रो 1, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट इनटू टीएस बाय टीए। सही या गलत? गलत। ये गलत है। बताओ इन चारों में से कौन गलत है? 1 2 3 4 में से कौन गलत है? बहुत सारे बच्चों ने बोला कि फोर्थ गलत है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला भी सही है। ध्यान से देखो, मैंने बस आपकी मैथमेटिक्स चेक करी कि क्या बच्चों को ये बात पता है कि अगर टीएस इंटू वेज रेट इंटू टीटी होगा, अगर मैं टीएस को बाहर रख दूं, टीटी को अंदर रख दूं, तो भी तो बेटा मैथमेटिकली सेम ही आंसर आएगा। हाउ वुड द आंसर चेंज? द आंसर विल नॉट चेंज। मैंने सिर्फ फॉर्मूला का लिखने का पैटर्न बदला, ये चेक करने के लिए कि इनका ध्यान है या नहीं है। देखो सारे लिपट गए। ध्यान दो यार, ये फॉर्मूला सेम है बेटा, सेम आंसर आएगा। मेरी बात को समझो। क्यों? बच्चे अगर मैं टीटी को बाहर भी रख दूं और टीएस को, आप मैथ समझते हो? देखो आपने मैथ्स में कभी ना कभी एक बात पढ़ी होगी कि ए इंटू बी इंटू सी करूँ अगर मैं, या मैं बी इंटू ए इंटू सी करूँ, बेटा आंसर बराबर ही आएगा। आप समझो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं बेटे, तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इट वुड नॉट मैटर कि मैं बाहर किसे इसे रखूँ या इसे रखूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, आप समझ रहे हो? लेकिन हम पसंद इस फ़ॉर्मूला को करते हैं, डेफ़िनिटली आई लाइक दिस फ़ॉर्मूला। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, आईसीएआई की पब्लिकेशन में कुछ जगह आपको ये फ़ॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, तो गलत मत मानना कि ये गलत है। गलत नहीं है, सही है, क्योंकि उन्होंने टीटी अंदर कर दिया, बस ऑर्डर बदल दिया उन्होंने। बात ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई गलती नहीं है। समझ गए आप? चलिए, हाँ, बच्चों ने ना इसे देखा, इसे नहीं देखा, बस इसलिए फँस गए, क्योंकि आपने जल्दबाज़ी में ये देखा कि यहाँ टीटी नहीं लिखा सर ने। आप ये भूल गए कि यहाँ टीएस भी तो नहीं लिखा, बदल दिया ना आपस में। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक अब नहीं होगी। क्लियर है ये बात? कूल। इसे आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे आपने फ़ॉर्मूला लिखा था वहाँ ऐसे लिख लो कि, और इस फ़ॉर्मूला को ऐसे लिखो, और टीटी इंटू वेज रेट प्लस टीएस बाय टीए इंटू टीटी इंटू वेज रेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये देख बेटा, इसको और इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। इंटरचेंज मतलब अदल बदल करके भी लिख सकते हैं। तो उससे घबराना नहीं कि आपने गलत आंसर करा। नहीं नहीं, गलत नहीं है, सेम है, सेम आंसर आएगा, घबराओ नहीं। मैथमेटिकली एक ही बात है। मैं इस पे बहुत डिस्कशन करना चाहता हूँ, बट कल की क्लास में। मैं आज पहले क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, क्योंकि वरना बच्चे हो जाएंगे बोर। अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला फॉर्मूला ही पढ़ाता रहूँगा तो बच्चे हो जाएंगे बोर, है ना? कह रहा यू आर वेरी चालाक। देखने इसमें चालाक क्या है? आप भी तो थोड़ा ध्यान दो भाई। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। बुक जिनके पास पहुंच गई है वो बुक निकाल लें, जिनके पास बुक नहीं पहुंची है कोई बात नहीं बेटे, जस्ट चिल। ठीक है जी। मैं ना क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा अच्छे से। पहले मैं कराऊंगा, फिर आप उसके बाद कॉपी करेंगे। पहले मेरे को कराने देते हैं क्वेश्चन। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर है, चारों फॉर्मूलाज क्लियर है आपको। हमने जो 4 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं चारों क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। 2 hours allowed to a worker to produce 5 units। पहले इस लाइन को पढ़ो प्यार से। 2 hours allowed होते हैं 5 यूनिट्स के लिए। 2 hours allowed होते हैं 5 यूनिट्स के लिए। इसका मतलब है टाइम अलाउड कितना है, इस बात को समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन नंबर 3 में, अभी कॉपी नहीं करना बेटा, अभी सिर्फ आपने फोकस करना है, पहले समझना है, ठीक है? यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं टाइम अलाउड फॉर 5 यूनिट्स कितना है, तो आप कहोगे 2 आवर्स। पहले आप मुझे ये स्टेटमेंट बताओ, क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आई? कॉपी नहीं करो बेटा, अभी पहले सिर्फ समझो कि टाइम अलाउड कितना है, 5 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स। अब आपको यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 5 है ना, तो 5 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ 1 बना देंगे, 1 बनाकर इस 5 को नीचे ले जाएंगे। तो आप मुझे बताओ टाइम अलाउड
फॉर 1 यूनिट कितना होगा? 2/5 आवर्स, यानी 0.4 आवर्स। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि टाइम अलाउड 1 यूनिट के लिए कितना है? 0.4 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है? 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए, मैं दोबारा बोलता हूं, 1 यूनिट के लिए कितना टाइम अलाउड है? 0.4 आवर्स। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब आगे पढ़िए। एंड द वेजेस हैव बीन पेड एट द रेट ऑफ ₹25 पर आवर। तो ये वेज रेट है। वो कहता है कि वर्कर्स को हम सैलरी देते हैं ₹25 पर आवर, तो ये वेज रेट हो गई हमारी। ये वेज रेट हो गई वर्कर्स की। तो लिखिए ज़रा, मतलब समझिए, अभी लिखिए नहीं आप। वेज रेट इज इक्वल टू WR इज इक्वल टू ₹25 पर आवर। ये हमारे वर्कर्स की वेज रेट है। ठीक है सर। और आगे बताइए। इन अ 48 आवर वीक, मतलब एक वीक था, पूरा का पूरा एक हफ्ता था, उसमें 48 आवर्स थे, यानी एक वीक में कितनी देर थी? 48 आवर्स। उतनी देर में वर्कर ने प्रोड्यूस करे हैं 170 यूनिट। वर्कर ने प्रोड्यूस करे हैं 170 यूनिट। अब ध्यान दो, पेन रख दो और पहले सुनो। वर्कर ने प्रोड्यूस कितने यूनिट करे हैं? वर्कर ने प्रोड्यूस करे हैं 170 यूनिट्स। वर्कर ने प्रोड्यूस करे हैं 170 यूनिट। अगर एक वर्कर 170 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो मुझे आप पहले ये बताओ, टाइम अलाउड कितना होना चाहिए था? सोचो सोचो। एक वर्कर ने 170 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट के लिए टाइम अलाउड था 0.4 आवर्स। तो अब आप मुझे ये बताओ कि टाइम अलाउड फॉर 170 यूनिट्स कितना होगा? क्योंकि वर्कर ने तो 170 यूनिट्स बनाए हैं, यानी TA वो हो जाएगा 170 इंटू 0.4, यानी कि 68 आवर्स। क्या आपको ये बात समझ आई? यानी वर्कर को 170 यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि एक यूनिट का क्वेश्चन नहीं करना ना बेटा, क्वेश्चन तो जितने यूनिट बने उनके लिए करना है। हमने इस क्वेश्चन में 170 यूनिट्स बनाए। ध्यान से सुनो, वर्कर ने इस क्वेश्चन में 170 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं। तो 170 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम उसे टाइम अलाउड करेंगे 68 आवर्स। हमने उसे कहा 68 आवर्स में काम कर दे भाई। हमने उसे कहा जितने 170 यूनिट 68 आवर्स में बना दो। लेकिन उसने टाइम टेकन कितना किया होगा? उसने कितनी देर लगाई होगी? तो उसने तो टाइम टेकन तो खाली 48 आवर्स का किया होगा। सर आपको कैसे पता 48 आवर्स? क्योंकि एक वीक में थे ही 48 आवर्स। भाई एक वीक में हमारी फैक्ट्री खुली ही 48 आवर्स, फैक्ट्री चली ही सिर्फ 48 आवर्स। जब एक वीक में, ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहता है कि इन अ 48 आवर वीक, यानी एक वीक में 48 आवर्स थे। एक वीक में थे ही 48 आवर, तो वर्कर ने कितनी देर काम किया होगा? कितनी देर एक्चुअल काम किया होगा? तो वर्कर ने 48 आवर्स ही काम किया होगा। वर्कर ने कितनी देर काम किया होगा? 48 आवर्स काम किया होगा बेटे। तो 48 आवर्स में वर्कर ने 170 यूनिट बना दिए, यानी वर्कर ने 48 आवर्स में 170 यूनिट बना दिए, जो बनने चाहिए थे 68 आवर्स में। तो बताओ, वर्कर ने फास्ट काम किया है कि स्लो काम किया है? आप आराम से पहले मुझे ये बताओ, इस वर्कर ने फास्ट काम किया है कि धीरे काम किया है? फास्ट काम किया है। बोनस मिलना चाहिए? हाँ, बोनस मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोनस मिलना चाहिए। तो मुझे आप ये बताओ, इस वर्कर की टाइम सेव्ड कितनी है? टाइम सेव्ड का मतलब है कितनी देर उसने हमारे लिए बचाई है। TS कितना है? तो आप बोलोगे टाइम सेव्ड है 20 आवर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन में TA भी पता है, TT भी पता है, TS भी पता है और वेज रेट भी पता है, सब पता है। इसके बाद तो बस फॉर्मूला लगाना बचा है। आप इसको देखो, हालसे में भी अगर आपको TT वेज रेट 50% TS इंटू वेज रेट चाहिए होता है, और रोवान में क्या चाहिए होता है? रोवान में TT वेज रेट और ये TS बाय TA, मतलब वही सब कुछ चाहिए होता है। आपके पास चारों कंपोनेंट है, तो बस तो आपको क्वेश्चन करना है। मांगा क्या है उसने? उसने कहा है कि आप मुझे बताओ हालसे और रोवान में कितनी कितनी वेजेस होंगी। हालसे और रोवान की वेजेस बतानी है। पहले उसने क्या बोला था? हालसे। पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, हालसे प्लान वेजेस। बताइए आप ज़रा, सिर्फ फास्ट स्पीड में देखना, मैं एकदम फास्ट लिखूंगा। बताओ हालसे का वेजेस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ। आप कहोगे टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, है ना? तो आप ये कहिए, टाइम टेकन कितनी थी? 48 आवर्स। वेज रेट कितनी थी? 25। 50% ऑफ टाइम सेव्ड था 20 आवर्स,
वेज रेट कितनी थी 25। इसका डायरेक्ट आंसर बता दीजिए आप मुझे, कितनी है 1450। ये हाल से की वेजेस हो गई, ठीक है जी। उसने क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, उसने बोला है कि आप मुझे टोटल अर्निंग बताओ, हमने बता दी, और वो कहता है इफेक्टिव आर्ली रेट भी बताओ, 1 घंटे का रेट भी बताओ कि 1 घंटे में आपने क्या कमाया। वो कह रहा है आपकी टोटल अर्निंग भी बताओ और आर्ली अर्निंग भी बताओ। ये तो टोटल कमाई करी आपने, ये तो आपकी टोटल वेजेस थी, और इफेक्टिव आर्ली वेजेस कितनी थी आप मुझे ये भी बताओ। तो आपने 1 घंटे में कितना पैसा कमाया, आपने 1450 रुपीज़ कमाए 48 आवर्स काम करके। तो 1 घंटे का पैसा कितना बना 30.21 पर आवर, 2120 जो भी बन रहा हो देख लेना, अप्रॉक्सीमेट लिखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अब हम आते हैं रोवान वेजेस पे। भाई बताइए बेटा, रोवान का क्या फॉर्म, पहले बताओ ये पूरा क्लियर हो गया आपको, क्या ये पूरा का पूरा क्लियर है? एब्सोल्युटली, थम्स अप करके बताइए। रोवान वेजेस बताइए, रोवान की वेजेस कैसे आती हैं, टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, है ना। तो बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, टाइम टेकन था 48 आवर्स, वेज रेट थी 25 रुपीज़, 48/68 इंटू 20 इंटू 25, तो इसका वेज रेट का टोटल बना 1553। ये हमारी टोटल वेजेस आई, ये हमारी टोटल वेजेस आई, रोवान के हिसाब से टोटल वेजेस आई। लेकिन क्या उसने खाली यही पूछा था, नहीं, उसने एक बात और पूछी है। क्या पूछा है और, उसने हमें कहा है इफेक्टिव वेज भी बताओ, क्या निकाल के बताओ। उसने हमसे बोला था कि आप मुझे इफेक्टिव वेज रेट भी बताओ। तो बताइए बेटा इफेक्टिव वेज रेट क्या होगी, 1553 डिवाइडेड बाय 48 आवर्स, क्योंकि आपने 48 आवर्स काम किया है, तो 32.3 पर आवर। वैसे आप मुझे बताना, अगर आप वर्कर होते तो आप किस मेथड को पसंद करते, अगर इस फैक्ट्री में आप काम कर रहे होते तो आप हाल से प्लान को पसंद करते या रोवान प्लान को पसंद करते, आप इन दोनों में से किस प्लान को पसंद करते। देखो अगर हम वर्कर होते तो हम रोवान प्लान को पसंद करते, क्योंकि हमें रोवान में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा वेज मिल रही है। पर अगर हम ओनर होते, ओनर होते फैक्ट्री के, तो हम हाल से प्लान को पसंद करते, क्योंकि उसमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। समझ आई बात। मैं मान के चलूं कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ आ गया है। मैं एक बार और बता देता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा था कि 5 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं, टाइम अलाउड होता है। तो 1 यूनिट के लिए कितना होता होगा, ये 5 नीचे ले जाओ, यानी 0.4 आवर्स 1 यूनिट के लिए। आपने बनाए हैं 170 यूनिट, तो 170 यूनिट के लिए टाइम अलाउड कितना होगा, 170 इंटू 0.4 यानी 68 आवर्स। टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना है 20 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना है 20 आवर्स। बोलिए मेरी बातें क्लियर है आपको, यानी आपका टाइम सेव्ड है 20 आवर्स, वेज रेट थी 25। तो बस अब देखो एक बात सच बताऊं, अगर ये चारों चीज़ें मिल गई ना, तो इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना बचा है, हाँ या ना। इसके बाद तो काम मैकेनिकल हो जाता है, बस फॉर्मूला लगाना बचता है। जल्दी से कॉपी करो इसे, एकदम क्विक स्पीड में। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन हटा लेता हूँ ज़रा, ताकि आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से दिखे। ज़रा जल्दी से इसे कॉपी करो। ठीक है जी, इसे जल्दी से कॉपी करिए। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा और उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। बस इस क्वेश्चन को क्विकली कॉपी करो, एकदम फास्ट स्पीड में कॉपी करो। जो रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ रहे हैं वो यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़िएगा। कर लिया इतना कॉपी। एक बच्चा बोल रहा है कि क्लास तो लाइव है, रिकॉर्डेड कहाँ है।
बेटा ये बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे ना, लाइव में तो बहुत कम बच्चे आते हैं, मेजर 95% क्राउड तो रिकॉर्डेड में ही आता है। चलिए बच्चे कह रहे हैं लिख लिया उन्होंने इतना। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आपने मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है, अपना उत्तर देना है, उसके बाद ही छुट्टी करूँगा मैं, ठीक है ना? चलिए कॉपी कर लो, ये कर लिया मेरे बच्चे? अरे भैया थोड़ा फास्ट लिखो, थोड़ा खाया पिया करो यार, एकदम खाली पेट ही आ जाते हो क्या, जो ताकत ही नहीं है तुम्हारे में? थोड़ा बॉर्नविटा पीना स्टार्ट करो। ये मोमोज की रेडियो पे मत जाओ खाना खाने। चलिए बच्चे कह रहे हैं अब तो मैं प्रोटीन पीता हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करके दिखाना है, ठीक है? लिखो ज़रा क्वेश्चन, समझिएगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट इन 1 वीक, आपने एक वीक में मान लेते हैं 90 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है जी? अ वीक हैज 5 वर्किंग डेज of 8 hours each. Wage rate is equal to ₹20 per hour. कैलकुलेट आपको करना है हाल से वेजेस और रोवान वेजेस, ये दोनों निकाल के दिखानी है आपने मुझे। करिए, मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट का समय, आप ट्राई करिए पहले इसे। एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर्स, एक्चुअल आउटपुट है 90 यूनिट्स, एक वीक में होते हैं 5 वर्किंग डेज, 8 आवर्स हर एक दिन में होते हैं, वेज रेट है ₹20 पर आवर। करके बताइए। रिकॉर्डेड वाले बच्चे फिर से पॉज कर लीजिए, पहले ट्राई करिए, फिर आगे की वीडियो देखिएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने एकदम क्विकली कर दिया है, देखते हैं उनका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। सुलग्ना दत्ता जी ने और पुष्कर ने सबसे पहले आंसर दिया है, देखें हम। सुनिए जी, यहाँ पे टाइम अलाउड कितना होगा फॉर 90 यूनिट्स, यानी टाइम अलाउड आपने 90 यूनिट बनाए हैं, हर यूनिट के लिए 0.5 आवर मिलता है, यानी आपके लिए 45 आवर्स अलाउड थे। कितने बच्चों का आवर्स अलाउड ठीक था? 45। अब बात होती है टाइम टेकन की, आपने कितनी देर लगाई है? तो आपने 5 डेज 8 आवर्स काम किया है, यानी आपका टाइम टेकन है 40 आवर्स। आपने एक हफ्ता काम किया है, एक हफ्ता काम करने का मतलब 5 डेज काम किया, सैटरडे संडे छुट्टी होगी आपकी फैक्ट्री में, है ना?
क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा है 5 वर्किंग डेज हैं और 8 आवर्स हैं, तो 5 वर्किंग डेज 8 आवर्स यानी 40 आवर्स आपने काम किया है, यानी इस वर्कर ने टाइम सेव्ड कितना किया है, तो आप ये कहेंगे टाइम सेव्ड किया है 5 आवर्स का। वेज रेट होता है WR, ठीक है जी। वेज रेट है 20 रुपीज़ पर आवर। तो हाल से की वेजेस मैं एकदम शांत होके करा रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये खुद कर पा रहे होंगे और आप मेरे आंसर से अपने आंसर को बस वेरीफाई करना चाहते हैं एक बार, है ना। 40 आवर्स इंटू वेज रेट 20, 50% ऑफ 5 आवर्स इंटू वेज रेट 20, तो ये तो 100 हो गया, 100 का आधा 50 हो गया, तो ये 850 की वेजेस आ जाएंगी हाल से की। सेकेंड पार्ट है रोवान। रोवान वेजेस होंगी टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस TT बाई TA, TS इंटू वेज रेट। अब मुझे बताइए कितना होगा ये, 40 आवर्स इंटू 20 रुपीज़, 40 बाई 45, टाइम सेव्ड इज 5 आवर्स इंटू 20। किसी ने किया ये भी 888.89, बच्चों ने कहा 888.89। आई होप अब ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पर आवर भी पूछता, इफेक्टिव वेज रेट भी पूछता, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इफेक्टिव वेज रेट भी पूछता तो क्या आंसर देते आप? तो आप मुझे ये कहते हैं कि अगर सर इफेक्टिव वेज रेट चाहिए तो इन्हें आप आर से यानी 40 आवर से डिवाइड कर देते, आप इसे 40 आवर से डिवाइड कर देते, इफेक्टिव वेज रेट आ जाती, इसे भी डिवाइड बाय 40 आवर्स कर देते, इफेक्टिव वेज रेट आ जाती है ना। बट वो मांगा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं निकालेंगे। क्या मेरी बातचीत आपको समझ आई मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली क्लियर, कूल। अभी बेसिक समझ आना स्टार्ट हुआ है। देखो चैप्टर को, ये जो टॉपिक है ये 4 क्लास चलता है, हाल से रोवान का ये जो टॉपिक है ना एक्सटेंडेड, इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएंगी, 3 से 4 क्लास चलता है। तो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है, कल की क्लास परसों की क्लास में जाके ये टॉपिक मैच्योर होगा जब हम भारी क्वेश्चंस करेंगे। पर क्या सर एग्जाम में सिर्फ भारी आते हैं? नहीं, एग्जाम में ये वाले भी आते हैं, भारी वाले भी आते हैं। बेटा अगर आप इंटरचेंज करोगे फिर आपका आंसर नहीं आएगा, अगर आप मिस्टेक करोगे मनन, फिर आपकी बेटा मिस्टेक में मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको, आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बोलिए समझ आ गई बातचीत? आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कल जब आइएगा रिवाइज करके आइएगा, सेम टाइम पे पहुंच जाइएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। कल मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। कोई होमवर्क नहीं है अभी, आज कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी बेस बिल्डिंग चल रही है। कल की बेस बिल्डिंग के बाद शायद मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय।